चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज दर्शन खर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। सो कैसे हो मेरे प्यारे नालायकों। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि की मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। नॉर्मली महाशिवरात्रि ये एक्चुअली हर महीने में महाशिवरात्रि आती है। हर महीने में जब अमावस्या आती है तो अमावस्या के अर्लियर डे को, एक दिन पहले को महाशिवरात्रि कहा जाता है। और जो फरवरी मार्च महीने के अंदर महाशिवरात्रि आती है वो बहुत स्ट्रांग महाशिवरात्रि मानी जाती है। और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, हमारे अर्थ के, तो ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन इट इज़ अ नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी नेचुरली ऊपर जाती है। तो आज के दिन का आप कृपया लाभ उठाएं। आज रात को आप ना सोए, ये रिक्वेस्ट है। सर आज रात को नहीं सोएंगे तो हमारा कैसा होगा, डोंट वरी, अपन डिस्कस करेंगे इनमें। ठीक है, चलो पहले तो अपन कोर्स की तरफ जाते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये एक्सटेंडेड लेक्चर है फॉर द जीडीपीडी स्टूडेंट्स। हाफ ऑफ द लेक्चर लेक्चर नंबर 9 का। सो यस्टरडे हमने जो स्टार्ट किया था वो ये था कि बेसिकली मिसलेनियस प्रोविजंस फॉर सीए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, जिसके अंदर हमने सभी मिसलेनियस प्रोविजंस को देखा था। साथ में हमने अपील रेफरेंस रिवीजन को देखा था, साथ में हमने अपील एडजुडिकेशन को देखा था, हमने स्पेशल डायरेक्टर्स देखा था, असिस्टेंट डिप्यूटी डायरेक्टर्स देखा था, फेमैट देखा था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखा था। तो कल हमने इतनी चीज़ें की थी। आज का जो हाफ लेक्चर में यहाँ पे कंडक्ट करने वाला हूँ वो है रिगार्डिंग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। सो आज हम जाने वाले हैं ओडीआई टॉपिक के ऊपर, और ये ओडीआई टॉपिक बहुत काम का है, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अच्छे चांसेस है, और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आ सकता है। रौनक बोल रहा है आज फुल नाइट लेक्चर ले लो। रौनक बेटा काश, मेरी तो इच्छा ऑफ कोर्स है कि फुल नाइट लेक्चर ले लूँ। ईमानदारी से अगर ये बीमारी वाला सिचुएशन नहीं रहता तो आई वुड हैव बीन रेडी टू टेक अ फुल नाइट लेक्चर। बट ठीक है, अब जो कर नहीं सकते उसके बारे में ब्रैग भी नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलूँ मैं तुम्हें। ठीक है, चलेगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं मॉर्निंग में। स्तुति, हर्ष, हर्षित, रीमा, मोहम्मद, प्रगति, रौनक, कोला से, सृष्टि, विजय, अनिकेत, अंजलि, गीता, हिमांशु, समीक्षा, तेजस, स्नेहा, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो चलो। शुभम गुड मॉर्निंग, दिशा गुड मॉर्निंग बेटा, डी प्रणीत गुड मॉर्निंग। सो चलो आज स्टार्ट करते हैं विद द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। जब तक ताकत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक ताकत है तब तक फटाफट फटाफट ये कंसेप्ट को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एंड में अगर आज समय अच्छा खासा बचा अपने पास ओडीआई खत्म करने के बाद 10-15 मिनट का, तो आई विल ट्राई कि आज मैं आपको मेडिटेशन लेना चाहूँगा आपके लिए, बिकॉज टुडे इज द बेस्ट डे टू हैव द मेडिटेशन, बेस्ट डे एंड बेस्ट नाइट्स टू हैव मेडिटेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय ओडीआई। हर्षित बोलना चालू कर दिया, हर्षित बोलना चालू कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। हर्षित, हर्षिता क्या। सबसे पहले तो ओडीआई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या होता है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ही नहीं क्लियर होता, तो आज सबसे पहले मैं ये मेंशन करना चाहूंगा व्हाट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। नॉर्मली यहां पे मैंने दो कंपनीज का नाम लिया है, वन इज टाटा एंड सेकंड इज बीएमडब्ल्यू, बवेरियन मोटरिन वर्क्स। बीएमडब्ल्यू का लॉन्ग फॉर्म बताया ना, बवेरियन मोटरिन वर्क्स। बीएमडब्ल्यू कंपनी पहले वर्ल्ड वॉर 1 के समय तक के, वर्ल्ड वॉर 1 जब तक था तब तक जर्मनी की तरफ से बीएमडब्ल्यू ये एरोप्लेन मैन्युफैक्चर करते थे। ठीक है, इट यूज टू मैन्युफैक्चर एरोप्लेन। पर वर्ल्ड वॉर 1 में हारने के बाद में जर्मनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो कोई भी टाइप के वॉर मशीनरीज नहीं बना सकते। तो जो बीएमडब्ल्यू जर्मन कंपनी था जो एरोप्लेन बनाया था, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गया कि भाई साहब वो वॉर मशीन्स बना ही नहीं सकते, एरोप्लेन बना ही सकते।
तो उन्होंने उनका पूरा ध्यान शिफ्ट कर दिया फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार्स, और आज के डेट में वन ऑफ द टॉप लग्जरी सेलिंग कार है BMW। इसलिए आपने देखना BMW का जो लोगो भी है वो भी एरोप्लेन के प्रोपेलर जैसा है। प्रोपेलर मतलब एरोप्लेन का फैन जैसे घूमता है वैसे BMW का लोगो बनाया गया है। इट शोज दैट कि इट वाज इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन प्रोपेलर्स अर्लियर, ये वो बताता है। दूसरा अपना टाटा, भाई साहब इसका क्या कहना है, सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक के सब बनाते हैं, और इनका एक लग्जरी व्हीकल सेगमेंट है दैट इज लैंड रोवर एंड जैगुआर, ठीक है, LRJ, लैंड रोवर्स एंड जैगुआर्स। ये पहले फोर्ड के पास था, उसके पहले ये BMW के पास था, फिर कोई इसको प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पाया, टाटा ने इसको खरीद लिया और प्रॉफिट मेकिंग कर दिया। सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ODI एंड व्हाट इज FDI। पहले तो ODI का कंसेप्ट समझते हैं। नॉर्मली जब इंडिया में बाहर का कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेन से बवेरियन मोटर वर्क से जर्मनी से इंडिया के अंदर एक सब्सिडरी ओपन किया BMW इंडिया करके, बवेरियन मोटर वर्क्स इंडिया करके, और फॉरेन से इस काम के लिए बड़े पैमाने पे पैसा भेजा गया, बवेरियन मोटर वर्क्स के लिए बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट भेजा गया, बड़े पैमाने पे इसमें इन्वेस्टमेंट भेजा गया, तो दिस इज नॉट कॉल्ड एज ODI, दिस इज कॉल्ड एज FDI, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब अगर ये इंडस्ट्री में है, किसी इंडस्ट्री में है, किसी कंपनी में है, तो उसे FDI कहा जाता है बच्चों, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन कंपनी। लेकिन अगर ये शेयर्स में है या ये सिक्योरिटीज में है, ये शेयर्स में या सिक्योरिटीज में, तो इसको FII कहा जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको FII कहा जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आप बाहर से पैसा लाके इंडिया में कोई इंडस्ट्री सेट कर रहे हो, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अगर आप बाहर से पैसा लाके इंडिया में सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। हमारा चैप्टर FDI के बारे में नहीं है, हमारा चैप्टर ODI के बारे में। तो व्हाट इज ODI? ODI इज जब इंडिया से टाटा ग्रुप, टाटा सन्स, ये बाहर की कंपनी लैंड रोवर जैगुआर के अंदर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करेगा। टाटा सन्स ने लैंड रोवर जैगुआर के अंदर एक्वायर करने के लिए बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट किया, तो दैट इज कॉल्ड एज ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। बाहर के जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट किया, वोलियन सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया। वैसे ही समझो स्टारबक्स, टाटा ने एक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है, स्टारबक्स। उसकी कॉफी नहीं पीते क्या लोग? कॉफी पसंद आए ना आए, स्टाइल मारने के लिए तो लेके घूमते हैं उसका कप, है ना। और इंडिया में भी अभी स्टारबक्स की काफी बड़ी चेन टाटा की वजह से चल रही है, ठीक है। कॉफी समझ में नहीं आती, कॉफी के ब्रांड भी नहीं समझ में आते, अभी फ्लेवर भी नहीं समझ में आते स्टारबक्स के, पर स्टाइल मारने के लिए एकदम लोग रेडी रहते हैं। स्टारबक्स की कॉफी ली और इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं डाला तो कॉफी का कोई स्वाद ही नहीं आता मेरे भाई। सो इसे कहते हैं ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो टाटा ने जो बाहर लैंड रोवर जैगुआर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स किया, उस इंडस्ट्री को ही खरीद लिया, स्टारबक्स को ही खरीद लिया, दैट इज ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज मतलब सीज के बाहर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो अवर एंटायर चैप्टर इज नॉट अबाउट FDI और FII, अवर एंटायर चैप्टर, दिस यूनिट इज स्पेसिफिकली अबाउट ODI, द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे फेमा के अंदर तो दो ही ट्रांजैक्शन है, एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ODI ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा या कैपिटल अकाउंट में? क्या आप मुझे जवाब दे सकते हो कि भैया ODI इज इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और ODI इज इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? प्लीज टेल मी whether ODI is in current account transaction or ODI is in capital account transaction. Please tell me. Everybody please tell me. ODI को मैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलूं या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलूं? चलो बहुत बढ़िया, सब जन सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। रौनक, प्रियंका, रीमा, अंकित, हिमांशु, चंदन, आयुष, प्रगति, शुभम, अंकुश, स्नेहा, कार्तिक, कृतिका, स्तुति, डी प्रणीता, अंजलि, दिशा, बहुत बढ़िया बेटा। जैसे हमारे
ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, लेकिन 6(3) के अंदर ये नहीं आता, 2E सबसेक्शन 6 में आएगा। 6 सबसेक्शन 3 डिलीट हो चुका है, पहले ये 6 सबसेक्शन 3 के क्लॉज G में आया करता था, पर अब ये 6 सबसेक्शन 3 के क्लॉज G में नहीं आता क्योंकि 6(3) ही डिलीट हो चुका है, तो ये सेक्शन 6 में आएगा। ठीक है, और एज इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ओडीआई के लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लग सकता है, इसलिए मैंने लिखा है आरबीआई अप्रूवल कैन बी, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। आप कौन हो, आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में होते हो या नहीं होते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन आरबीआई का अप्रूवल लग सकता है। अब नीचे सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओडीआई। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है, बड़े अच्छे से याद रखना। ओडीआई इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल कमिटमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन इनटू इक्विटी, लोन और 50% ऑफ परफॉर्मेंस इशूड बाय इंडियन पार्टी। इसको परफॉर्मेंस गारंटी के नाम से भी जाना जाता है। This is also called as performance guarantee. परफॉर्मेंस गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी मतलब सामने वाला पर्सन परफॉर्म करेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया से, लेट्स से इंडिया से अगर महिंद्रा ने ये डिसाइड किया कि महिंद्रा जॉन डेयर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा या जॉन डेयर कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसके लिए टाटा ने प्रॉमिस किया कि भाई साहब ये जॉन डेयर के साथ में महिंद्रा कॉन्ट्रैक्ट करने ही वाला है, दैट इज फॉर श्योर। और इसके लिए रतन टाटा जी ने टाटा सन्स में से गारंटी दिया कि अगर महिंद्रा ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस। इसे कहा जाता है परफॉर्मेंस गारंटी। इंडिया से मैं हूं महिंद्रा, मैंने बोला जॉन डेयर को कि मैं तुम्हारे साथ में भैया ये 2 लाख टायर परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं जॉन डेयर के साथ, या 2 लाख ट्रैक्टर परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। जॉन डेयर वाले बोलते हैं हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों करें, क्या जबरदस्ती है और क्या गारंटी तुम कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करोगे। तो महिंद्रा बोलता है अरे मेरा नाम महिंद्रा है भाई, अपन करेंगे, अगर तुमको चाहिए तो अपन अपने दोस्तों की गारंटी दिलवा सकते हैं। जॉन डेयर बोलता है बुला, किसकी गारंटी दे रहा है बुला। तो भैया महिंद्रा जी ने बुला लिया टाटा जी को, टाटा जी आ गए, आनंद महिंद्रा जी ने रतन टाटा जी को बुला लिया, रतन टाटा जी बोले क्या हो गया। आनंद महिंद्रा बोल रहा है सर ये मेरे को 2 लाख ट्रैक्टर परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट है अगले 5 साल में, ये भाई मेरे को नहीं बोल रहा है सर, आप गारंटी दो जरा। रतन टाटा जी बोलते हैं भाई जॉन डेयर सुन मैं है, ठीक है, ये आदमी ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर इसने कभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मैं परफॉर्मेंस के लिए गारंटी देता हूं, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस गारंटी। सो आपका परफॉर्मेंस गारंटी इज ऑल्सो भाई साहब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर महिंद्रा ने नहीं किया तो टाटा को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना, समझ में आ रहा है कि मुझे जरूर बोलना, ठीक है। सो जॉइंट वेंचर दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का डेफिनेशन, फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड एज पर लॉज रेगुलेशन ऑफ होस्ट कंट्री, इंडियन पार्टी मेक्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द जॉइंट वेंचर, किसी भी बाहर के जॉइंट वेंचर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया है किसी इंडियन पार्टी ने, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको कहा जाएगा ओडीआई। जैसे आपको शायद पता होगा टाटा कोरस, हालांकि कोरस को तो 100% एक्वायर कर लिया, बट टाटा वाज कंसिडरिंग अ कोरस स्टील प्लांट, कोरस करके स्टील मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, यूरोपियन, डच यूरोपियन स्टील मैन्युफैक्चरर है। टाटा ने उसके साथ जेवी मारने की पहले कोशिश की थी कि अपन दोनों मिलके यूरोप में ही स्टील मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां आयरन ओर वगैरह ज्यादा मिलता है। जैसे यूक्रेन के साथ अभी रशिया का वॉर चल रहा है, वो उसी के लिए चल रहा है। दुनिया का 18% आयरन सप्लाई जो है वो मेनली 18%, मतलब इतना सा देश है, 60 लाख 40-50 लाख उसकी पॉपुलेशन है। 40-50 लाख वाले देश की पॉपुलेशन, 40-50 लाख अपने यहां मुंबई की, दिल्ली की पॉपुलेशन हो जाएगी जीवन के अंदर, ठीक है। सो इतना सा देश है और दुनिया का 18% आयरन ओर वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इट इज अ वेरी रिसोर्सफुल कंट्री। इतना रशिया क्यों यूक्रेन के पीछे पड़ा है, उसी रीजन की वजह से। क्लियर है। सो टाटा ने इसलिए वहीं पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर जेवी करने का कोशिश किया। बाद में तो चलो कोरस को उन्होंने एक्वायर कर लिया, बट जेवी किया था उस वक्त, उसको भी ओडीआई बोला जाएगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तीसरा, कोई वोल्यून सब्सिडरी बनाना, बाहर के देश में अगर आप कोई वोल्यून सब्सिडरी बना रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में जैसे लैंड रोवर्स एंड जैगवार, मैंने एग्जांपल दिया था, LJR LRG जिसको कहा जाता है, LRJ लैंड रोवर्स एंड जैगवार्स। टाटा ने लैंड रोवर जैगवार के अंदर 100% सब्सिडरी बना दिया भाई साहब। आपको शायद नहीं पता होगा टाटा का, आपको पता है, इफ यू डोंट नो दिस लेट मी टेल यू, टाटा सन्स आज के डेट में 3 एयरलाइंस होल्ड करता है। एयर इंडिया तो आपने अभी अभी सुना होगा, उसके बाद में एयर एशिया, एयर एशिया के अंदर टाटा का इफ आई एम नॉट रॉन्ग 54% के आसपास स्टेक है,
ठीक है। एयर एशिया के अंदर टाटा का 54 और विस्तारा के अंदर टाटा का नियरली 81% के आसपास स्टेक है। ये तीनों मिलके जो एयरलाइन है इनका मार्केट शेयर मतलब मार्केट में जितने एयरलाइंस उड़ते हैं ये तीनों मिलके मार्केट शेयर इनका 26% के आसपास है। 26% दुनिया की बात कर रहा हूं। 26% ऑफ वर्ल्ड मार्केट शेयर इज ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री इज गवर्न बाय टाटा। कैन यू इमेजिन? इसका मतलब है कि 7 बिलियन लोगों में से एवरी थर्ड पैसेंजर इज ट्रेवलिंग थ्रू द एयरलाइंस ऑफ टाटा। समझ में आ रहा है? ये है एक्चुअली टाटा का इन्वेस्टमेंट। अब टाटा सन्स ने जब एयर एशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, विस्तारा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, दिस इज कॉल्ड एज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एयर इंडिया तो चलो इंडिया का ही था, 18,000 करोड़ में टाटा ने इसको खरीद लिया। अभी इस 18,000 करोड़ के पैसेंजर एयरलाइंस के अंदर टाटा नए फ्लीट्स को भी ऐड कर रहा है। कुछ दिनों से बहुत बड़ी खबर ये चल रही है कि टाटा इज गोइंग टू ऐड न्यू एरोप्लेन्स टू इट्स फ्लीट्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपैंडिंग बिजनेस। एयर इंडिया को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बड़े पैमाने के ऊपर, ठीक है। तो जिससे इनका 26% मार्केट शेयर उठ के नियरली 40% के आसपास पहुंच जाए अगर ये नई फ्लीट्स ऐड करते हैं तो, ठीक है। ये प्लान चल रहा है टाटा का। अगर ये 40% के आसपास पहुंच गया, दैट मींस 7 बिलियन के पॉपुलेशन में से एवरी सेकंड फ्लायर, नियरली एवरी सेकंड फ्लायर विल बी ट्रैवलिंग थ्रू द एयरलाइन ऑफ टाटा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है? सो दिस इज वोल्ली ओन सब्सिडरी वगैरह बनाना। अब हालांकि एयर एशिया इज नॉट अ वोल्ली ओन सब्सिडरी, इसलिए मैंने एलजेआर का आपको एग्जांपल दिया। दैट इज लैंड रोवर्स एंड जैगुआर। कहां चला गया जीवन में? है रे सो इसलिए मैंने आपको एलजेआर का एग्जांपल दिया। दैट इज लैंड रोवर्स एंड जैगुआर्स। होल्ड कि भैया बिकॉज एलजेआर इज 100% सब्सिडरी, स्टारबक्स कॉफी इज 100% सब्सिडरी, कोरस इज 100% सब्सिडरी, इसलिए मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? बट एयर एशिया वगैरह का भी इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट वाला बोला गया है कि अगर कोई भी इंडियन पार्टी बॉडी कॉर्पोरेट, देखो इंडियन पार्टी मतलब कौन कौन? कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, एलएलपी, ठीक है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स, वोल्ली ओन सब्सिडरी, एनी एंड नोटिफाइड एंटिटी बाय आरबीआई, तो ऐसे सिचुएशन में उसको ओडीआई बोला जाएगा। होस्ट कंट्री का मतलब दिया है कंट्री इन विच फॉरेन एंटिटी रिसीव्ड अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। होस्ट कंट्री मतलब बाहर का देश जिसके अंदर इंडियन पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया है। यह है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का डेफिनेशन। पहले तो फाइनेंशियल कमिटमेंट 3 टाइप के, एक तो इक्विटी ले लो या लोन दे दो, मतलब इक्विटी ले लो खरीद के या लोन उनको दे दो, इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। 50% परफॉर्मेंस गारंटी या नॉर्मल गारंटी भी दे दो। जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करो, वोल्ली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्ट करो। इंडियन पार्टी मतलब कौन कौन? इंडियन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, एलएलपी, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। होस्ट कंट्री मतलब बाहर का देश जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। आपको आजू बाजू का कुछ लिखना है तो कृपया आप लिख के रख सकते हो। गो फॉर इट फास्ट। ठीक है, समझ में आया क्या? मुझे कमेंट करके कृपया बताइएगा, जरूर बताइएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे पूछा है आयुष ने, तो स्टारबक्स तो सर अलायंस है ना, तो मैं आपको मेंशन कर दूं आयुष, स्टारबक्स के अंदर स्टारबक्स इंडस्ट्रीज का 50% शेयर है और टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा सन्स का 50% शेयर है। एडिशनली टाटा सन्स जब स्टारबक्स बैंकरप्सी के ऊपर था, टाटा ने उनको एडिशनल लोन दिया है, मतलब 50% शेयर प्लस एडिशनल लोन। एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्टारबक्स का कंट्रोल एंड ओनरशिप प्रैक्टिकली इज अंडर टाटा। शेयर्स के नाम पे उनके पास 50% है, बट उन्होंने लोन भी दिया है, तो दे कैन नॉर्मली कंट्रोल द स्टारबक्स। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? एंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कुछ दिनों के अंदर बचा हुआ 50% भी टाटा खुद ही रख ले। ठीक है, इट इज नॉट 100% ओनरशिप अंडर स्टारबक्स। एलजेआर टाटा कोरस इज 100% ओनरशिप। ठीक है, इसलिए मैंने स्टारबक्स लिखा नहीं। स्टारबक्स इज अ काइंड ऑफ पार्शियल ओनरशिप। ठीक है, चलो ओके, अब ये हो गया। सवाल है ललित का, सर फेमा के और कितने लेक्चर्स लगेंगे? एक और लेक्चर लगेगा ईसीबी के लिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए, वो हो जाएगा तो आपका फेमा कंप्लीट हो जाएगा। मिसलेनियस वगैरह हम सब खत्म कर चुके हैं। आज है हमारा 9th लेक्चर।
10th लेक्चर हमारा फेमा का ऊपर रहेगा, मतलब इफेक्टिव फेमा के हमने कितने लेक्चर ले लिए, तो पहले 2 बेसिक लेक्चर, मतलब 2.5 लेक्चर छोड़ के हमारा फेमा नियरली 7.5 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। चलो, अब नीचे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में काफी सारी प्रोविजंस वगैरह बोल के रखी है, रिलेवेंट डेफिनेशंस बोल के रखे हैं। ठीक है, फिनेंशियल कमिटमेंट, जॉइंट वेंचर, वोल्यू एंड सब्सिडरी, वो एक पेज का पूरा डाटा देके रखा है कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह मतलब क्या है। तो कृपया इसको आप एक बार मन के मन में रीड कर लीजिए, इमीडिएटली रीड करने के बाद डन बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। गो फॉर इट फास्ट। ललिता जी, ये सब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जब करेंगे उस वक्त आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लेक्चर्स अपने ऑप्शनल लेक्चर्स है, मैं वो लूंगा, तो उस वक्त आप उसको देख सकते हो। पढ़ना हो जाए तो डन कर दीजिएगा।
ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट दोनों समझ में आएगा, वो छोड़ के बाकी चीजें रीड कर लो एक बार। आगे ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट दोनों आ ही रहा है चंदन बेटा, डोंट वरी। ठीक है, जो भी टेक्निकल टर्म्स आएंगे जैसे 400% ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट, नेटवर्थ, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट, जस्ट वेट फॉर इट, आगे वही हमको पढ़ना है। फिलहाल टेक्निकल टर्म्स छोड़ के जो मैंने पढ़ाया वो भी समझ में आ जाए, काफी है, उसका रीड कर लो प्लीज। बेटा चंदन गुप्ता, हमने अभी अभी रिलेवेंट डेफिनेशंस ही देखे, जो ऊपर मैंने एक चार्ट के अंदर मेंशन किए हैं, ये सब रिलेवेंट डेफिनेशंस ही है बेटा। यही रिलेवेंट डेफिनेशंस नीचे दिए हैं, यही रिलेवेंट डेफिनेशंस नीचे दिए हैं। फाइनेंशियल कमिटमेंट, जॉइंट वेंचर, वोल्ली ओन सब्सिडरी, इंडियन पार्टी, होस्ट कंट्री, वही डेफिनेशंस ऊपर दिए हैं। ठीक है, और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी सेम है ना, मैंने ऊपर जो बोला वही ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे बोला है। ऊपर का सबसे पहला डायग्राम वही है। चंदन बेटा रिलेट करो थोड़ा सा, ट्राई टू रिलेट प्लीज। अंजलि बेटा, सीएमए के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक फेमा में नहीं है अभी तक, मैंने पूरा सिलेबस चेक किया, उसके हिसाब से नहीं है। अगर कुछ डिक्लेयर होता है तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स के अंदर ले लूंगा, डोंट वरी। एक ब्रांच ऑफ ऑथोराइज डीलर के थ्रू ही ओडीआई करना क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑथोराइज पर्सन फेमा इज रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, और एक ब्रांच से ही अगर आप प्रॉपर ओडीआई करोगे एक ही पर्सन के थ्रू तो उसके ऊपर ट्रेस रहेगा। आप 4 अलग अलग जगह से करोगे तो गवर्नमेंट को टेंशन आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आप लेके जा रहे हो, इसलिए एक ही जगह से आपको ओडीआई करना कंपलसरी है। हिमांशु ने पूछा है भाई इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया डायरेक्ट डज नॉट इंक्लूड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बिकॉज पोर्टफोलियो जैसे इंडिया में बाहर के पर्सन आके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उसको एफआईआई कहा जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वैसे जब इंडियन पर्सन बाहर के सिक्योरिटीज या पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे ओडीआई नहीं कहा जाता है। ओडीआई इज रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। जैसे बाहर के पर्सन इंडिया के इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसको एफडीआई कहते हैं, वैसे इंडिया के पर्सन बाहर के इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको ओडीआई कहते हैं। ठीक है, ये चीज को याद रखना, अदरवाइज वो फॉरेन सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, इसलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह और फॉरेन सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो रीडिंग डन हो जाए बोल दीजिएगा प्लीज। पार्टली ऑन सब्सिडरीज को भी इंक्लूड किया जाता है क्योंकि इट इज एज गुड एज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, अनलेस एंड अनटिल आपने वो शेयर ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं लिया हुआ है। फाइनेंशियल कमिटमेंट यहां पे मेंशन किया है ना, फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर बेटा पार्टली ओन सब्सिडरी भी आती है। तेजस, फाइनेंशियल कमिटमेंट में यहां मेंशन किया है ना कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो भी पार्टली ओन सब्सिडरी उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, पढ़ना हो गया सबका, डन हो गया, प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा यस करके। बहुत बढ़िया। नाउ अब आ जाइए नीचे, मोड ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया में एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 2 तरीके से आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, सॉरी ओडीआई कर सकते हो, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, एफडीआई तो उल्टा वाला है। 2 तरीके से आप ओडीआई कर सकते हो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। पहला तरीका, इंडिविजुअल खुद ओडीआई करे, बट इंडिविजुअल खुद ओडीआई करेगा तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा और उसको एलआरएस के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल खुद ओडीआई करेगा तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा और उसको एलआरएस के अंदर काउंट किया जाएगा। और इंडिविजुअल काय के थ्रू कर सकता है, इक्विटी शेयर, सीसीपीएस मतलब कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और एलआरएस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आपने ऑलरेडी पढ़ी है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की, पर ईयर $2.5 लाख उसको अलाउड है। 2.5 लाख के ऊपर अगर उसको ओडीआई करना है तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो पर ईयर एक इंडिविजुअल क्या ओडीआई कर सकता है,
ये सवाल है आपका, तो मेरा आंसर है हाँ। पर $2.5 लाख तक के LRS में, उसके ऊपर अगर उसको करना है तो RBI का अप्रूवल लगेगा। पर नॉर्मली ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। इंडिविजुअल नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होते। नॉर्मली ODI के अंदर सेकंड रूट ज्यादा चलता है, वो है कंपनीज वाला। इंडिविजुअल वाला तो इजी है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, LRS $2.5 लाख पर ईयर। पर नॉर्मली ODI के अंदर इन्वॉल्व होते हैं भाई साहब नोटिफाइड एंटिटीज। ये नोटिफाइड एंटिटीज कौन कौन है? कंपनी, कोई एंटिटी जो बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म या LLP, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड अंडर LIC एक्ट 1955। तो यहां मैं एग्जांपल लिख कर रख दूं, जैसे LIG, ठीक है, जैसे SBI, दीज आर द कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मैंने कंपनी लिया 1, एंटिटी और बॉडी कॉर्पोरेट सेकंड, पार्टनरशिप फर्म थर्ड, LLP फोर्थ। ये नॉर्मली ODI करते हुए ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ये करते हुए पाए जाते हैं बिकॉज नॉर्मली इंडस्ट्री ये सेट करते हैं। इंडिविजुअल को मना नहीं है, बट वो तरीका इतना कारगर नहीं है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा होगा। हाँ, बड़े बड़े इंडिविजुअल होंगे, जैसे भैया राकेश झुंझुनवाला, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा सेल्फ, ठीक है, अजीम प्रेम जी, तो ये इंडिविजुअल कर सकते हैं, इनको मना नहीं है। पर एक इंडिविजुअल मैक्सिमम $2.5 लाख, और $2.5 लाख की ODI इज नथिंग, ठीक है। $2.5 लाख लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर ODI इज नथिंग। इसके ऊपर करना है आपको RBI के अप्रूवल के लिए जाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज बिट कंबरसम, ठीक है। तो नॉर्मली ODI ये आर्टिफिशियल पर्सन के थ्रू ही किया जाता है। सो दिस इज फॉर इंडिविजुअल एंड दिस इज फॉर आर्टिफिशियल पर्सन। इसलिए पूरे चैप्टर के अंदर मेरा अजम्पशन ये रहेगा, पूरे चैप्टर के अंदर मेरा अजम्पशन ये रहेगा, पढ़ाने के हिसाब से मैं ये नहीं मना कर रहा कि इंडिविजुअल नहीं कर सकता, पर मुझे किसी एक अजम्पशन के साथ में इस चैप्टर को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए इस पूरे चैप्टर के अंदर मेरा अजम्पशन ये रहेगा कि भाई साहब ODI जो है ना, ODI जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन कर सकता है। ये इस अजम्पशन से कि आर्टिफिशियल पर्सन ODI कर रहा है, उस अजम्पशन से मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं इंडिविजुअल के लिए मना नहीं कर रहा, पर मैं इंडिविजुअल के एग्जांपल से ज्यादा ये ट्राई करूंगा कि आर्टिफिशियल पर्सन के दूं, बिकॉज 99% यही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिविजुअल का इतना ज्यादा कारगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज को आपने याद रखना। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि ODI आप किस किस तरीके से कर सकते हो। एक्चुअली देखा जाए तो ODI करने के 3 डिफरेंट प्रकार है। 3 डिफरेंट वे में आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार है। पहले प्रकार को वो कहते हैं ADR GDR रूट, जिसको मैं कहता हूं इंफिनिटी रूट, मैं जिसको कहता हूं इंफिनिटी रूट। दूसरे प्रकार को ये बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, और तीसरे प्रकार को ये बोलते हैं अप्रूवल रूट। सो मेरे लिए भाई साहब 3 रूट है, 1 इज इंफिनिटी रूट, सेकंड इज ऑटोमेटिक रूट, और थर्ड इज अप्रूवल रूट। नाउ सबसे पहले जानते हैं व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय इंफिनिटी रूट। 3 प्रकार से आप ODI कर सकते हो, उसमें से पहला प्रकार हम समझते हैं, पहला तरीका हम समझते हैं व्हाट इज इंफिनिटी रूट। देखो, रतन टाटा ने डिसाइड किया कि भाई साहब मुझे बाहर नियरली $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है। कितने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना है? $10 बिलियन का मुझे इन्वेस्टमेंट करना है फॉर एक्वायरिंग लैंड रोवर जैगुआर। अब आप सोचो, इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $640 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। $640 बिलियन का नियरली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उसमें से एक सिंगल कंपनी, 15,30,000 कंपनीज है इंडिया में, उसमें से एक सिंगल कंपनी $10 बिलियन अगर इंडिया से लेके जाएगी, जैसे टाटा, तो ये तो बहुत बड़ा बर्डन हो गया एक साल में, बहुत बड़ा बर्डन हो गया फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। आप सोचो 15,30,000 में इस कंपनी में से एक कंपनी $10 बिलियन लेके जा रही है, विच इज अ ह्यूज बर्डन। ये छोड़ो, पार्टनरशिप फर्म अलग, इंडिविजुअल्स अलग, पार्टनरशिप फर्म्स अलग, इंडिविजुअल अलग, LLPs अलग, उनको भी तो फॉरेन एक्सचेंज देना है। ये फॉरेन एक्सचेंज हमको पूरना भी चाहिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, बड़े अच्छे से, बेटा चंदन, पूरा मतलब पूरा प्रपंच पढ़ने के बाद में, अब अगर आप फाइनेंशियल कमिटमेंट के ऊपर जा रहे हो पूरा प्रपंच पढ़ने के बाद में, तो फिर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं चंदन, उसके तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। बाद में जब समय मिलेगा तो वो चीज को पूछना जो जरूरी है, ठीक है। सो ये चीज को थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, वरना फाइनेंशियल कमिटमेंट में भी तकलीफ आएगी और यहां पे भी तकलीफ आएगी, ठीक है। आप अभी मैं जब पढ़ा रहा हूं आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट वगैरह, तब आप फाइनेंशियल कमिटमेंट पे हो। अब जब मैं फाइनेंशियल कमिटमेंट पढ़ाऊंगा तब आप रूट के ऊपर रहोगे।
तो जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यही एक रीजन है चंदन आपको क्वेरी क्यों आती है करके, ठीक है। सो जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर 100% फोकस दीजिए प्लीज, ठीक है। नहीं तो आप क्वेरी ही पूछते रह जाओगे और मैं अलग अलग चीजें पढ़ाता रह जाऊंगा, ठीक है। सो प्लीज डू दैट। मुझे इसको कृपया रिपीट करने के लिए ना बोलिएगा, ठीक है। मैं वापस से पूरी प्रोसेस को ये रिपीट नहीं कर पाऊंगा। इट इज अ ह्यूज प्रोसेस, 3 अप्रूवल रूट्स यहां पे है, ठीक है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट बेटा, लेट्स गो। सो इंडिया में अगर मैं बोलूं तो $640 बिलियन का रिजर्व है। उसमें से एक ही कंपनी अगर $10 बिलियन लेके चली जाएगी, सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये इतना आसान सा चीज नहीं होगा, ये इतना आसान सा चीज नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नहीं अलाउ करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा जी को हाथ जोड़ लिया और रतन टाटा जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि सर आप लैंड रोवर जैगुआर में इन्वेस्ट करो, पर हम सर पैसा नहीं दे सकते सर, हम सर पैसा नहीं दे सकते, हमें माफ कीजिए सर। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा जी को बोल दिया कि हमें माफ कीजिए, हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं, हम नहीं दे सकते, तो रतन टाटा जी ने क्या किया? रतन टाटा जी ने एक बहुत सिंपल टेक्निक निकाली। टाटा सन्स के जो इंडिया के शेयर है, टाटा सन्स के जो इंडिया के शेयर है, इंडियन शेयर है, ये एडीआर जीडीआर का कंसेप्ट है, सीए इंटर सेक्शन नंबर 41। आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। एडीआर जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, सीए इंटर सेक्शन नंबर 41 में बहुत डिटेल में डिस्कस्ड है ये चीज। मैं इसको यहां पे शॉर्ट में समझाऊंगा, जिनको नहीं पता वो कृपया ध्यान दे, जो बाद में बोलते हैं सर नहीं समझा वो बहुत अच्छे से ध्यान दे, ठीक है, क्योंकि हम प्रोसेस में है, इसको कृपया रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा। सो टाटा सन्स ने क्या किया? टाटा सन्स के जो शेयर्स थे, इन्होंने इन शेयर्स को एडीआर जीडीआर में कन्वर्ट कर लिया, एडीआर/जीडीआर में कन्वर्ट कर लिया। व्हाट इज एडीआर जीडीआर? जब इंडियन कंपनी खुद के शेयर अमेरिका में इशू करती है, अमेरिका में इशू करती है खुद के शेयर, अमेरिका में इंडियन कंपनी इशू करना चाहती है, तो उसको डॉलर में इशू करना पड़ेंगे, ठीक है। सो उसको डॉलर में इशू करने पड़ेंगे। सो व्हेन अ इंडियन कंपनी लाइक अ टाटा सन्स कन्वर्ट्स हिज रुपीज शेयर इनटू द फॉर्म ऑफ डॉलर शेयर फॉर इशूइंग इन अमेरिका, डॉलर्स के फॉर्म में शेयर्स के वैल्यू को कन्वर्ट करती है, तो उस डॉलर के इंस्ट्रूमेंट को, इट रिप्रेजेंट्स नथिंग बट शेयर्स ऑफ टाटा। उस डॉलर के इंस्ट्रूमेंट को अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स बोला जाता है। उस डॉलर के इंस्ट्रूमेंट को अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स बोला जाता है, एडीआरस। वही टाटा के शेयर्स अगर आप ग्लोबली इशू कर रहे हो, यूरोप, अमेरिका एक्सेट्रा, ग्लोबली जहां आपको चाहिए वहां पे आप अगर इशू कर रहे हो, और ऑब्वियसली यूनिवर्सल करेंसी डॉलर है और आप शेयर्स के फॉर्म में ही उसको इशू कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है जीडीआर, ग्लोबली डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। सिंपली इंडियन कंपनी खुद के रुपीस के फॉर्म के शेयर्स को जब फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके फॉरेन कंट्री में इशू करता है, अगर ग्लोबली है तो जीडीआर माना जाएगा, या अमेरिका में है तो एडीआर माना जाएगा। तो टाटा को तो गवर्नमेंट ने $10 बिलियन नहीं दिए, तो टाटा सन्स ने क्या किया? एडीआर जीडीआर के फॉर्म में खुद के शेयर बाहर के कंट्री में इशू कर दिए, खुद के शेयर बाहर के कंट्री में इशू कर दिए। नियरली $10 बिलियन के टाटा सन्स के शेयर उन्होंने बाहर के कंट्री में इशू कर दिए इन द फॉर्म ऑफ एडीआर, इन द फॉर्म ऑफ जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी सेट, अमेरिकन डिपॉजिटरी सेट। और इसमें से जो $10 बिलियन टाटा को मिले, इसमें से जो $10 बिलियन टाटा ने रेस किए, वो वहीं पे लैंड रोवर जैगुआर के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। मतलब मैं अगर टाटा हूं, टाटा सन्स, तो मैंने क्या किया? एडीआर जीडीआर बनाए, ठीक है, टाटा के शेयर्स उठाए, उनके डॉलर के कन्वर्जन एडीआर जीडीआर बनाए। ये एडीआर जीडीआर मैंने फॉरेन कंट्री में इशू कर दिया, ये मैंने एडीआर जीडीआर लिए फॉरेन कंट्री में इशू किया, फॉरेन के लोगों ने इसको परचेस किया, क्योंकि टाटा इज अ ग्लोबल कंपनी। स्टारबक्स, लैंड रोवर, जैगुआर ऐसे बड़े बड़े वेंचर्स की वजह से पूरी दुनिया टाटा को पहचानती है। सो मैंने टाटा के शेयर्स उठाए एज अ रतन टाटा, मैंने बाहर की दुनिया में भैया इसको दे दिया, वहां से $10 बिलियन रेस किए। वहां से कितने बिलियन डॉलर रेस किए? $10 बिलियन। और वो वहीं के वहीं पे लैंड रोवर जैगुआर में इन्वेस्ट कर दिए, वो वहीं के वहीं पे लैंड रोवर जैगुआर में मैंने क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। ये तरीका होता है, दैट इज एडीआर जीडीआर रूट। इसके अंदर गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि इस रूट में बड़े अच्छे से सुनना, बड़े क्लियरली लॉजिकली सुनना, क्योंकि इस रूट के अंदर आप गवर्नमेंट एक्सचेकर से कुछ मांग ही नहीं रहे हो। आपने गवर्नमेंट को ये नहीं बोला है भाई $10 बिलियन दे, $5 बिलियन दे, चल $1 मिलियन तो दे। आपने गवर्नमेंट से एक खड़कू, एक पैसा नहीं मांगा है मेरे भाई, याद रखना बड़े अच्छे से।
आपने गवर्नमेंट से एक पैसा यहां पे नहीं मांगा है, आपने गवर्नमेंट को क्या बोला कि हम हमारी सिक्योरिटीज बाहर इशू करेंगे, जो रेज होगा बाहर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये रूट के अंदर गवर्नमेंट आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, बाहर के देश में इन्वेस्ट कर रहे हो, परपेचुअल फॉरेन इनकम इंडिया में आता रहेगा, परपेचुअल फॉरेन इनकम इंडिया में आता रहेगा। तो इसलिए जब इस रूट से कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, इसलिए मैं इसको इन्फिनिटी रूट कहता हूं। आई लव यू फॉर इन्फिनिटी, तो मैं इसको इन्फिनिटी रूट कहता हूं। क्यों? क्योंकि एडीआर जीडीआर बाहर इशू करके जो पैसा आया आप बाहर इन्वेस्ट करो, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सचेकर में से $1 भी नहीं जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी रूट। कौन सा रूट इसको बोला जाता है? इन्फिनिटी। ये समझ में आएगा? कृपया मुझे एक बार मेंशन कीजिएगा। ये समझ में आया क्या? कृपया एक बार कमेंट करके बताइएगा। डायमंड क्लियर है? बोलो हाँ है ना? सबको क्लियर है एक साथ मैं क्या कह रहा हूं? बहुत बढ़िया, शानदार। तो एक हो गया हमारा इन्फिनिटी रूट। इन्फिनिटी क्योंकि हम गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर बर्डन ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने बाहर से ही पैसा रेस किया, बाहर ही इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट इसमें खुश है। गवर्नमेंट बोलता है बहुत बढ़िया, शानदार, तुमको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री सब पुरस्कार हम दे देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने गवर्नमेंट के 640 बिलियन में से $1 नहीं मांगा और बाहर 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मार दिया। गवर्नमेंट इसमें बहुत खुश है। गवर्नमेंट बोलता है वाह वाह क्या तरकीब खेली है जीवन के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट बोलता है बहुत बढ़िया, शानदार, ऐसी चीजें सबने करनी चाहिए, ठीक है। पर एडीआर जीडीआर रूट का रिस्ट्रिक्शन है। एडीआर जीडीआर रूट का एक रिस्ट्रिक्शन है। एडीआर जीडीआर रूट वही कंपनी कर सकती है जो कंपनी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसी कंपनी जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है वही एडीआर जीडीआर कर सकती है। इंडिया के फ्लिपकार्ट ने अगर बाहर एडीआर जीडीआर करना चाहा, कोई खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि बाहर अलीबाबा और अमेजॉन का वर्चस्व है, फ्लिपकार्ट सिर्फ इंडिया में ही फेमस है। इंडिया के जोमेटो ने बाहर एडीआर जीडीआर करने की कोशिश की, कोई नहीं पहचानेगा, क्लियर है। तो ऐसी इन चीजों को आपने याद रखना। स्विगी ने इंडिया, ऐसे अलग अलग इंडिया के जो स्टार्टअप्स है उन्होंने एडीआर जीडीआर इशू किया, तो बाहर कोई पहचानेगा नहीं। टाटा को पहचानते हैं, अदानी को पहचानते हैं, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। ये एडीआर जीडीआर वाला रूट नॉर्मली ग्लोबलाइज्ड कंपनी ही यूज कर सकती है, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि बाहर से एडीआर जीडीआर इशू करके पैसा रेज करना खाने की बात नहीं है भैया। वहां के स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन, वहां के गवर्नमेंट के रेगुलेशन, कितनी चीजों को पार करके तुमको जाना पड़ेगा, खैर है। इसलिए गवर्नमेंट तुम्हारे लिए दाद देती है। गवर्नमेंट बोलता है इनफाइनाइट रूट, जितना मिला ना उतना इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी तुमने इसके अंदर लोहे के चने चबाए होंगे। आप सोचो बाहर का स्टॉक मार्केट, बाहर का स्टॉक एक्सचेंज, बाहर के गवर्नमेंट रेगुलेशन, सेबी, इंडियन सेबी के ही रेगुलेशन इतने तगड़े हैं ना, जब हम सेबी पढ़ेंगे तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। 25-25, 30-30 करोड़ की पेनल्टी ठोकते ही सेबी। बाहर तो भैया ये मिलियन बिलियन में पेनल्टी ठोकती है। तो भैया लोहे के चने चबाने जैसा काम है ये, इतने पापड़ बेलने जैसा काम है, इतना आसान नहीं है बाहर एडीआर जीडीआर इशू करना। तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी हैविंग दैट लेवल ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड कैन ओनली गो थ्रू दिस इन्फिनिटी रूट, ठीक है। अब दूसरी कंपनी जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे फ्लिपकार्ट, इंडियन रिकॉग्नाइज्ड कंपनी, बाहर की कोई पहचानता नहीं इनको, ऐसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके लिए दो रूट है, एक है ऑटोमेटिक, दूसरा है अप्रूवल, ठीक है। जो एडीआर जीडीआर नहीं यूज कर सकते वो एक तो ऑटोमेटिक या अप्रूवल रूट से जा सकते हैं। उसमें से सबसे पहले तो मैं अप्रूवल रूट खत्म कर दूं। अप्रूवल रूट खत्म कर दूं, इजी है। अप्रूवल रूट मतलब आरबीआई का अप्रूवल लो, ओडीआई करो, आरबीआई का अप्रूवल लो, ओडीआई करो। अब अगर लेना ही अप्रूवल आरबीआई का है तो लिमिट किस बात की? आरबीआई जितना बोलेगा उतना इन्वेस्ट कर दो, बात खत्म हो गई। अगर अप्रूवल ये लेना है तो लिमिट किस बात की? तो जितना आरबीआई बोलेगा उतना इन्वेस्ट कर दो, खत्म हो गया। सो अप्रूवल रूट अबाउट द स्पेसिफाइड लिमिट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ये जो ऑटोमेटिक रूट के लिमिट्स है, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जीरो से लेके कुछ स्पेसिफिक लिमिट है ऑटोमेटिक रूट की, कि भैया इतना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, उसके ऊपर अप्रूवल रूट, बात खत्म। जीरो से लेके कुछ स्पेसिफिक लिमिट है ऑटोमेटिक रूट की, ऑटोमेटिक रूट अपन देखेंगे, तो कुछ स्पेसिफिक लिमिट है ऑटोमेटिक रूट की, वहां तक ऑटोमेटिक रूट चलेगा, उसके ऊपर अप्रूवल रूट, बहुत सिंपल है। तो अप्रूवल रूट में जितना आपको अप्रूवल मिल गया, बात खत्म हो गई, क्लियर है। अब देखते हैं ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट के ऊपर आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। एक ऑटोमेटिक रूट के अंदर आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? तो बोला गया है लोअर ऑफ 400% ऑफ नेटवर्थ,
400% ऑफ नेटवर्थ, आपका नेटवर्थ 400% मतलब 4 टाइम्स। 400 टाइम्स मतलब है ना, मैंने बच्चों को 400 टाइम्स लेते हुए देखा है। आपका नेटवर्थ है 1 करोड़, तो 400% का मतलब है 4 करोड़। ठीक है, 4 करोड़, 400 करोड़ नहीं। आपका नेटवर्थ है 1 करोड़, तो 400% मतलब 4 करोड़ या $1 बिलियन, विचेवर इज लोअर, विचेवर इज लोअर। इतना ही आपको ऑटोमेटिक रूट में अलाउड है। आपकी जितनी औकात है, औकात कैसे डिसाइड हो रही है? नेटवर्थ से। सिंपल, बड़े प्यार से सुनना, जो ये बोलेंगे सर नहीं समझा, वो वाले भी बहुत प्यार से सुनना पहले ही, ठीक है। आपका जितना औकात है, औकात मतलब नेटवर्थ, उसके 4 टाइम्स आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या $1 बिलियन, विच एवर इज लोअर। ये ऑटोमेटिक रूट है। आरबीआई का अप्रूवल भी मत लो, डिस्क्लोजर दे दो। डिस्क्लोजर जरूर लगेगा, फेमाइज रिजल्टिंग आर्टिस्ट डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर दे दो, जितना चाहिए उतना उस लिमिट में इन्वेस्टमेंट कर दो। इसलिए एडी कैटेगरी 1 बैंक का अप्रूवल लो। इंपोर्ट प्रोसीजर में एडी कैट 1 बैंक हम ऑलरेडी पढ़े हैं, मैंने तो आपको ओपन करके दिखाया था कि एडी कैट 1 बैंक कौन कौन होता है। एडी कैट 1 बैंक का अप्रूवल ले लो और ओडीआई फॉर्म फाइल कर दो आरबीआई के साथ में। ओडीआई फॉर्म फाइल कर दो, दिस इज डिस्क्लोजर फॉर्म, ठीक है। अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए रुपीज आप ही को देना पड़ेगा। $1 बिलियन, आपको लग रहा होगा $1 बिलियन गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट नहीं देने वाली। $1 बिलियन मतलब भैया 100 करोड़ डॉलर, 100 करोड़ डॉलर मतलब 7,000 करोड़ रुपए। जब आप गवर्नमेंट को 7,000 करोड़ रुपए दोगे तो गवर्नमेंट तुमको $1 बिलियन देगी, नालायक। गवर्नमेंट दान नहीं करने वाली है तुमको, तो थोड़ा रैशनली सोचना। जेब में से इतना पैसा लगने वाला है, जेब में से जब 7,000 करोड़ रुपए लगेगा तो गवर्नमेंट $1 बिलियन देगी, इस हिसाब से सोचना। नहीं तो सोचोगे गवर्नमेंट सर क्यों $1 बिलियन देगी, दान पुण्य कर्म की बात नहीं चल रही है जीवन में यहां पे। समझ में आ रहा है? सो $1 बिलियन यहां पे गवर्नमेंट देगी जब आप 7,000 करोड़ रुपए दोगे, ठीक है। एडी कैट 1 बैंक का अप्रूवल लगेगा और ओडीआई फॉर्म आपको फाइल करने की जरूरत है। तो 4 टाइम्स ऑफ आपकी औकात या $1 बिलियन, विच एवर इज लोअर, क्योंकि औकात बोलिए तो विच एवर इज लोअर ही लेना पड़ेगा। एडी कैट 1 बैंक का अप्रूवल, ओडीआई फॉर्म को फाइल करना, ये ऑटोमेटिक रूट है। इस लिमिट के ऊपर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अप्रूवल रूट में आना पड़ेगा, ठीक है। इस लिमिट के ऊपर इन्वेस्ट करना है, अप्रूवल रूट में आना पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को याद रखना। समझ में आया क्या? मुझे कृपया कमेंट करके बताइए। चाहिए तो जो मैंने मार्किंग किए है वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या? जरूर बताइए। शुभम गुप्ता पूछा है कि बाहर एडीआर जीडीआर लिस्ट करने के लिए कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए फॉरेक्स चाहिए होगा। वो फॉरेक्स बेटा आपने जो इशू किया है ना शुभम, देखो जो आप एडीआर इन्फिनिटी रूट में आप एडीआर जीडीआर इशू करते हो तो उसके लिए लगने वाला कमीशन, फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी खर्चा है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का फीस वगैरह, वो सब आप इसी इशू में से निकाल के उनको पे कर सकते हो। गवर्नमेंट को मांगने की जरूरत नहीं है। जो आपने इशू किया, फॉर एग्जाम्पल आपको बाहर 10 बिलियन इन्वेस्ट करने थे, आप 10.10 बिलियन का जीडीआर इशू कर दो और जो 0.10 बिलियन आपने एक्स्ट्रा कमाए वो वहीं के वहीं पे आप फीस वगैरह के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में दे सकते हो, अंडर राइटिंग कमीशन फीस वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। अंकित पूछ रहा है आउटसाइड सेल करके इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो अंबानी वाला केस हुआ, कमीशन ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर वोल्ली ओन सब्सिडरी, हमने देखा है ना जीवन के अंदर, वो वाला केस हुआ। तो आप कभी भी कर सकते हो, उसके ऊपर का कमीशन अलाउड नहीं है सिर्फ, ठीक है। बाकी वो तो आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुड्स वगैरह सेल करके भी आप वो कर सकते हो, वो नॉर्मली आप कर सकते हो, लेकिन उसको एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स के अंदर गिना जाएगा। और एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर आपको पता है कि हमने ऑलरेडी देखा है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में कितना सख्त है और कितना आरबीआई उसके ऊपर डायरेक्शंस दे सकता है। चलो डन एवरीबॉडी। हाँ, यहां फ्रॉम के जगह पे फॉर्म कर दीजिएगा, ओडीआई फॉर्म कर दीजिएगा, फ्रॉम नहीं है ये।
हिमांशु पूछ रहा है एक्सपेंसेस अगर इशू के पहले ही पे करने रहे तो ठीक है, गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो, डॉलर उठा लो, कुछ छोटे मोटे वो भेज दो, 10 बिलियन से तो कमी है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस के लिए उठाओगे 10 बिलियन से तो कमी है। और अगर 10-15 हज़ार डॉलर में 10 बिलियन का या $1 मिलियन में भी 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो बुरा क्या है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगो, कर लो, खत्म बात। चलो डन एवरीबॉडी। क्वेरी पूछ रहे हो, क्वेरी में सॉल्यूशन भी ढूंढो, खुद ढूंढो, ट्राई करो। फेमा खत्म होते आया, अब खुद को सोचते आना चाहिए कि ये चीज नॉर्मली होगी नहीं होगी, प्रैक्टिकली होगी नहीं होगी, सोचते आना चाहिए अभी, ठीक है। फेमा कंप्लीट होते आ रहा है अपना। चल यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? समझ में आया पक्का? तो ये मैंने रूट्स बोल दिए, अब आ जाओ नीचे, ठीक है। मेरे को चंदन पूछ रहा था सर फाइनेंशियल कमिटमेंट का मीनिंग बताओ। चंदन अपन ने ऑलरेडी एक बार बताया, एक बार वापस से बोलता हूं, फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब क्या, ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। फाइनेंशियल कमिटमेंट इसके अंदर ये नीचे ही इंक्लूडेड है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले ऑटोमेटिक रूट के अंदर 400% ऑफ नेटवर्थ और 1 बिलियन आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एडी कैटवन बैंक का अप्रूवल और फाइल अ फॉर्म नंबर ओडीआई, ठीक है। ये ऊपर का ही ऑटोमेटिक रूट का, देखो इन्फिनिटी रूट में टेंशन नहीं है, उसका कोई टेंशन नहीं है, अप्रूवल रूट में आपको अप्रूवल लेना है, उसका टेंशन नहीं है, मेन ये तकलीफ है, ये वाले का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऑटोमेटिक रूट का। तो यही कंडीशन उठा के मैंने यहां रख दी। अब सवाल है ये 400% ऑफ नेटवर्थ और 1 बिलियन में कौन कौन से फाइनेंशियल कमिटमेंट्स लिए जाएंगे। फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब सिंपली आप बाहर कितना फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बाहर फाइनेंशियली कितना पैसा डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट। बाहर की इक्विटी में कितना पैसा डाल रहे हो, बाहर के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कितना पैसा डाल रहे हो, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर सीसीपीएस, बाहर आप कितना लोन दे रहे हो, बाहर आप कितनी गारंटी दे रहे हो, आप बाहर कितनी बैंक गारंटी दे रहे हो, बाहर कितनी परफॉर्मेंस गारंटी दे रहे हो। परफॉर्मेंस गारंटी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि भैया जॉन डेयर ये 2 लाख ट्रैक्टर परचेस करेगा, जॉन डेयर से महिंद्रा 2 लाख ट्रैक्टर परचेस करेगा, नहीं किया तो टाटा परचेस करेगा, ये परफॉर्मेंस गारंटी का एग्जांपल हुआ। नॉर्मल गारंटी, महिंद्रा ने बाहर से लोन लिया, महिंद्रा ने बाहर से जॉन डेयर से लोन लिया या स्विस बैंक से लोन लिया, टाटा ने गारंटी दिया, ये तो नॉर्मल गारंटी है। व्हाट इज बैंक गारंटी? बैंक ने गारंटी देने के लिए बोला। देखो दो तरीके से गारंटी दी जा सकती है। महिंद्रा ने, बहुत सिंपल है, मैं चाहिए तो यहीं ड्रॉ करके देता हूं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गारंटी एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैंक गारंटी? ठीक है, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस गारंटी? तीनों को एक साथ ले लो, दिमाग को टेंशन ही न को। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैंक गारंटी, नॉर्मल गारंटी एंड परफॉर्मेंस गारंटी? अगर मैं यहां ऊपर हेडिंग डाल दूं, मस्त चार्टी बना दूं जीवन में, लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए ना, हाँ है ना। तो अगर मैं इसको एक सिंपल सा चार्ट बना दूं, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, थोड़ा साइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, सो दिस इज अ गारंटी गिवन। गारंटी के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा जी, क्योंकि हर बार अपन गारंटी नहीं लिख पाएंगे स्पेस की वजह से। गारंटी इज गिवन फॉर लोन गिवन बाय एनी पर्सन अदर देन बैंक। मतलब भैया महिंद्रा जी को बाहर की बैंक छोड़ के किसी ने भी लोन दे दिया, बैंक छोड़ के किसी ने भी दे दिया। फॉर एग्जांपल भैया एलॉन मस्क ने महिंद्रा जी को लोन दे दिया, एलॉन मस्क ने महिंद्रा जी को लोन दिया ना, एलॉन मस्क इज नॉट अ बैंक, और इस लोन के खिलाफ टाटा ने गारंटी दिया, तो दिस इज नॉर्मल गारंटी, इसमें बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है। क्लियर है? व्हाट इज बैंक गारंटी, इसको मैं मेंशन करना चाहूंगा, वेयर गारंटी इज गिवन टू बैंक फॉर लोन टू द नोन पर्सन, फॉर लोन टू द नोन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल स्विस बैंक ने लोन दिया महिंद्रा जी को और टाटा ने गारंटी दिया,
अब लोन दिया है स्विस बैंक ने, टाटा ने बैंक को गारंटी दिया है, बैंक गारंटी। नॉर्मल लोन गारंटी और बैंक गारंटी में यही डिफरेंस है कि यहां लोन बैंक दे रहा है, यहां लोन थर्ड पर्सन कोई भी दे सकता है। क्लियर है? ओडीआई के लिए बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है आपको। व्हाट इज परफॉर्मेंस गारंटी? इट इज गारंटी गिवन फॉर known person that he will perform a contract। जैसे 2 लाख ट्रैक्टर वाला, महिंद्रा ने 2 लाख ट्रैक्टर जॉन डेयर से 5 साल में परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, नहीं किया, टाटा ने गारंटी दिया, टाटा बोले अगर महिंद्रा ने परचेस नहीं किया मैं कर लूंगा ट्रैक्टर परचेस, कोई दिक्कत नहीं, परफॉर्मेंस गारंटी। क्लियर है आंसर? ये डिफरेंस है तीनों के बीच में, ठीक है। सो इसका मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में अगर मेंशन करूं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त होगा जीवन में। सो इफ आई गो फॉर डायग्राम्स, ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसा बोल सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क ईएम गिवन अ लोन टू महिंद्रा एंड टाटाज गिवन अ गारंटी, ठीक है, टाटा गिवन अ गारंटी। इधर मैं बोल सकता हूं रॉयल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, आरबीएस, यूबीएस, सॉरी यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, रॉयल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड नहीं होता, स्विस बैंक ने भाई साहब लोन दिया महिंद्रा को एंड टाटाज ने गारंटी दिया, ठीक है, दिस इज अ बैंक गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी, महिंद्रा ने कॉन्ट्रैक्ट किया, महिंद्रा ने कॉन्ट्रैक्ट किया जॉन डेयर से, जेडी, जॉन डेयर से महिंद्रा ने कॉन्ट्रैक्ट किया परचेस ऑफ ट्रैक्टर का, और इस परचेस के लिए टाटा ने गारंटी दिया, दैट इज परफॉर्मेंस गारंटी। महिंद्रा ने कॉन्ट्रैक्ट किया जेडी से, जॉन डेयर से। क्लियर है कंसेप्ट? जेडी मतलब नालायक लोगों, दारू की बात नहीं चल रही है, कुछ शौकीन लोग होंगे मेरे को मालूम है, मैं पीऊं ना पीऊं मेरे को मालूम है तुम क्या सोच रहे हो, जैक डैनियल्स की बात नहीं चल रही है। महिंद्रा ने कॉन्ट्रैक्ट किया जॉन डेयर से परचेस ऑफ ट्रक्स के लिए, टाटा ने गारंटी दिया, परफॉर्मेंस गारंटी। पहली 2 गारंटी लोन वाली है, नेक्स्ट वाली परफॉर्मेंस वाली गारंटी है, ठीक है। चाहिए तो इसको लिख के रखो, मतलब दिमाग को शॉर्ट नहीं रहेगा, ये फाइनेंशियल कमिटमेंट में आता है। फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब बाहर की कंपनी में इक्विटी शेयर इन्वेस्ट करना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से इन्वेस्ट करना, फायदा लोन देना बाहर की कंपनी को, गारंटी देना, these are called as financial commitments। go for it fast, लिख लो। समझ में आएगा मुझे बोलना 100%? नालायक लोगों, सब बेवड़े लोग भरे पड़े हैं लाइव स्ट्रीम में, नए ब्रांड का नाम पता चला बोले, पहले से ही पता होगा, पहले कंफर्म पहले से पता होगा, वो तो क्या अभी सर की खींचनी है, सर की टांग खींचनी है, दूसरा जीवन में ऑप्शन नहीं है, तो बोलो अभी नालायक लोग। हर्षिता, प्रियंका ने पूछा है सर बैंक गारंटी का मतलब है कि गारंटी बैंक देता है एंड इट इज बैक्ड बाय इंडियन पार्टी। ये बैंक गारंटी का सब वर्जन है बेटा,
ठीक है, और वो डेरिवेशन है बैंक गारंटी का। बेसिक बैंक गारंटी ऐसा ही दिखता है। अभी आप डेफिनेशन में जो बैंक गारंटी पढ़ोगे वो भी मैं बोल दूं, सब जन ध्यान दो 2 मिनट के लिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये कौन सा गारंटी है मैं आपको बोलता हूं, और उस गारंटी में कितना सेंस है आप खुद ही डिसाइड करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, लेट्स गो। वो बोलना क्या चाहते हैं कि समझो बाहर एलॉन मस्क ने, बैंक गारंटी की बात चल रही है, एलॉन मस्क ने आनंद महिंद्रा को लोन दे दिया, आनंद महिंद्रा को लोन दे दिया, तो बोले आईसीआईसीआई बैंक ने इसको गारंटी किया, आईसीआईसीआई बैंक ने इसको गारंटी दिया और इसको बैक किया अगेन रतन टाटा ने, और टाटा ने आईसीआईसीआई बैंक को गारंटी दिया। मतलब एलॉन मस्क ने लोन दिया आनंद महिंद्रा को, उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने गारंटी दिया, और इस आईसीआईसीआई बैंक के लिए टाटा ने गारंटी दिया। ये उस डेफिनेशन का मीनिंग बोल रहे हो बेटा आप। ठीक है, आप जो बोल रहे हो ना प्रियंका, इसका मतलब ये होता है। मुझे तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई चीज नॉर्मली पॉसिबल है क्या कि कोई ऐसा करेगा? नहीं भाई, पहले आईसीआईसीआई बैंक गारंटी, उस आईसीआईसीआई के बैंक के लिए टाटा की गारंटी, तो फिर चलने दो ना, इसको रोका क्यों? यहां पे दे दो और उसके नीचे और 4 कि भैया टाटा के लिए फिर एचडीएफसी ने दिया, फिर एचडीएफसी के लिए भैया अजीम प्रेम जी ने दिया, फिर अजीम प्रेम जी के लिए भाई साहब और निकोलस टेस्ला ने दिए, लगा दो उसको और 10-15 लोग। फिर गारंटी का सेंस क्या है जीवन में? है तो उनका, मैं मानता हूं डेफिनेशनल पर्पस के हिसाब से बैंक गारंटी वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। आई टोटली एग्री विद दिस। ठीक है, आई टोटली एग्री विद दिस, क्योंकि उनके डेफिनेशन पर से यही सिचुएशन समझ में आएगा। फिर आईसीआईसीआई बैंक ने गारंटी क्यों दिया? फिर आईसीआईसीआई बैंक का काम क्या है यहां पे? मतलब एलॉन मस्क ने इनको महिंद्रा जी को लोन दे दिया, आनंद महिंद्रा को, और आईसीआईसीआई बैंक ने गारंटी दिया कब? जब टाटा बोले मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आईसीआईसीआई बैंक रास्ते में आया ही क्यों? सीधा टाटा ही क्यों ना गारंटी दे? वही तो मैंने ऊपर लिखा है, वही तो ऊपर लिखा है। क्लियर है? तो ये कुछ इंटरप्रिटेशन से जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये भी मैं आपको मेंशन कर दूं, यही वो इंटरप्रिटेशन से जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बैंक गारंटी ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, ये उसके बनाए हुए डेरिवेशन से। कंसेप्ट समझ में आया? ये चीज को याद रखना। चलो लिखना हो जाए, डन बोल दीजिएगा प्लीज। चलो डन एवरीबॉडी। लिखना हो जाए, डन बोल दीजिएगा प्लीज। चलो डन। यहां पे ये भी बोल सकते हो कि बैंक गारंटी का एक मतलब ये भी हो सकता है, यहां टाटा के जगह आईसीआईसीआई कैन ऑल्सो बिकम अ बैंक गारंटर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। हाँ, इसको भी मैं बैंक गारंटी कह सकता हूं। ठीक है, पर अब उसके नीचे एक और चेन लगा देना, ये कोई सेंसफुल वाली बात नहीं है। आप चाहिए तो टाटा के जगह पे आईसीआईसीआई बैंक लिख दो, दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज बैंक गारंटी। क्लियर है सब? मेनली ट्रांजेक्शन के अंदर एक बैंक इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, श्योर। सो आगे सबका लिखना हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूं नोट्स के ऊपर वापस। तो बोला यह गया है ऑटोमेटिक रूट के अंदर आप जितना इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेंडिंग दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, बैंक गारंटी दे रहे हो,
और परफॉर्मेंस गारंटी दे रहे हो तो परफॉर्मेंस गारंटी का सिर्फ 50% ही काउंट होता है, क्योंकि इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट अ रियल डेट, इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में बदले में आपको गुड्स या सर्विसेज कुछ ना कुछ तो मिल रहे हैं, इसलिए परफॉर्मेंस गारंटी का सिर्फ 50% ही यहां पे काउंट होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो अगर आपकी परफॉर्मेंस गारंटी 100 करोड़ के रुपए की है तो उसमें से सिर्फ 50 करोड़ ही यहां पे काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन फॉर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के लिए सिर्फ 50 करोड़ ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इस परफॉर्मेंस गारंटी को मैं स्टार मार्क करना चाहूंगा, आगे कैलकुलेशन के अंदर इससे एक बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये सब मिला के इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, लेंडिंग गारंटी, बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी सब मिला के आपका लोअर ऑफ 400% ऑफ नेटवर्थ, मतलब 4 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ और $1 बिलियन, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये चीज बोला गया है तो ही जाके ऑटोमेटिक रूट में आप ओडीआई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ डिस्क्लोजर देना है, आपको बदले में मिल जाएंगे डॉलर्स, वो आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज ऑटोमेटिक रूट फॉर ओडीआई। नीचे टेक्स्ट के अंदर वही चीज मेंशन करके रखिए, 100% ऑफ इक्विटी शेयर, 100% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 100% ऑफ लोन, 100% ऑफ गारंटी, 100% ऑफ बैंक गारंटी। ठीक है, 100% ऑफ लोन, सॉरी क्या हो गया, ए मां शक्ति मां, 100% ऑफ गारंटी, 100% ऑफ बैंक गारंटी, 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक है, ये चीज यहां पे मेंशन करके रखिए। ठीक है, अब बड़े अच्छे से ध्यान देना। मुझे बताओ, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा समझने में आपको काम में आएगा, बड़े अच्छे से ध्यान देना। मैंने आपको ऊपर स्टार मार्क करवाया था परफॉर्मेंस गारंटी के लिए, वो स्टार मार्क मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये इतना इजी नहीं है स्टार मार्क, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, अब समझो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिस एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं भाई साहब 4 मल्टीप्लाइड बाय नेटवर्थ और $1 बिलियन, विच एवर इज लोअर। और समझो 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 अजम्पशन कि भैया विच एवर इज लोअर जो है ना वो $1 बिलियन आ रहा है, विच एवर इज लोअर $1 बिलियन आ रहा है, समझो फॉर एग्जाम्पल। अब $1 बिलियन मतलब $100 करोड़, 9 जीरोस होते हैं ना 1 बिलियन में, तो $100 करोड़ हो गया। अब इसमें से इक्विटी शेयर का जो इन्वेस्टमेंट है वो समझो है $20 करोड़ का। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो समझो है $40 करोड़ का। लोन वो आप फेंक के मारना चाहते हो, वो लोन है समझो डॉलर और लेट्स से 10 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मल गारंटी फेरेंटी, बैंक गारंटी फेरेंटी, ये दोनों मिला के है समझो 20 करोड़ का। ठीक है, समझो है $20 करोड़ का। ये टोटल मिला के जा रहा है $90 करोड़। कितना डॉलर जा रहा है बच्चों? $90 करोड़ जा रहा है, बराबर है। अब जो लास्ट परफॉर्मेंस गारंटी है वो परफॉर्मेंस गारंटी आई एम टेलिंग यू, वो परफॉर्मेंस गारंटी है $15 करोड़ की, $15 करोड़। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? $15 करोड़, या चलो ले लो $14 करोड़ फॉर कैलकुलेशन पर्पस, 14 करोड़ कैलकुलेशन के लिए। पर परफॉर्मेंस गारंटी का तो सिर्फ 50% कर लेना होता है हमको। परफॉर्मेंस गारंटी का तो सिर्फ 50% लेना होता है ना, मेंशन किया है यहां पे देखो 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, ऊपर डायग्राम में भी दिया है 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, तो ये तो 50% ही लेना है हमको 14 करोड़ का। तो मैं यहां जब 15 करोड़ 50% लूंगा तो आएगा $7 करोड़, और मुझे 90 करोड़ प्लस 7 करोड़, तो मेरा टोटल जाके ओडीआई कितना जा रहा है? $97 करोड़। टोटल मेरा जा रहा है $97 करोड़। क्या ये $97 करोड़ इज लेस देन $100 करोड़, मतलब $1 बिलियन? क्या ये 97 करोड़ ये $1 बिलियन से कम है? हाँ है।
जो हमारे एग्जांपल में 1 बिलियन विच एवर इज लोअर आया था उससे तो कम है। तो क्या ये ऑटोमेटिक रूट के लिए अलाउड है? क्या ये ऑटोमेटिक रूट के लिए अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। ऑटोमेटिक रूट के अंदर ये चीज बिल्कुल अलाउड है, आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चलेगा। तो भाई साहब हमने जितनी चीजें जमा की भैया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंशियल इन्वेस्टमेंट, लोन, सभी गारंटीज और परफॉर्मेंस गारंटी का 50% आया $97 करोड़। और ये $1 बिलियन से नीचे है, विच एवर इज लोअर से नीचे है, इसलिए ऑटोमेटिक रूट में अप्रूव्ड है, तो ऑटोमेटिक रूट ले सकते हैं। चलो मान लिया, यहां तक समझ में आया क्या मुझे बताइए? अंकित बोल रहा है बैंक गारंटी मतलब गारंटी बाय बैंक और गारंटी टू बैंक। नॉर्मली वी कैन कॉल इट एज गारंटी बाय बैंक, वी कैन कॉल इट एज गारंटी बाय बैंक नॉर्मल सेंसेस में, जो नॉर्मल पार्लांस में चलता है। बट टेक्निकली आप बैंक के बिहाफ पे भी इसको दे रहे हो तो भी ट्रांजैक्शन में एक बैंक इन्वॉल्व हो गया तो उसको बैंक गारंटी कहते हैं। बट नॉर्मल कॉमन पार्लांस में बैंक गारंटी मतलब बैंक ने गारंटी देना होता है। ठीक है, मैंने इसलिए ऊपर तीनों डेरिवेशंस लिख के रख दिए इसके। ठीक है, फिलहाल अंकित यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। यहां तक समझ में आया क्या? ये समझ में आया ऑटोमेटिक रूट वाला? फटाफट बोलिए, मेरे को सब जनों से आंसर चाहिए। 28 लोग लेक्चर देख रहे हैं, मेरे को 28 के 28 आंसर चाहिए, क्योंकि अगला कंसेप्ट जो मैं बोलने वाला हूं उससे आपका छत फट जाएगा, छप्पर फट जाएगा। फिर मत बोलना सर ये समझ में नहीं आया। यहां तक समझ में आएगा? पहले मुझे ये बताइए। मेरे को 28 के 28 मैसेज चाहिए भाई। चिल मारने के लिए नहीं बैठे अपन यहां पे, क्योंकि अगली जो चीज बोलूंगा उससे फटके हाथ में आ जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, सबने यस बोला। अब आ जाओ अगले कंटेंट के ऊपर, बड़े अच्छे से ध्यान देना। अब समझो ये आपका ट्रांजैक्शन मैच्योर हो गया। मैच्योर मतलब परफॉर्मेबल हो गया। आप बोल रहे थे 20 करोड़ इक्विटी का 40 करोड़, तो ये देना पड़ गया। अब 20 करोड़ इक्विटी का मैच्योर हो गया मतलब 20 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 20 का तो 20 करोड़ ही रहेगा डॉलर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का 40 करोड़ करना था, 40 का 40 करोड़ ही रहेगा डॉलर्स। ये 10 करोड़ था, 10 का 10 करोड़ ही रहेगा डॉलर्स लोन का। ये गारंटी 20 करोड़ की पूरी मैच्योर हो गई भाई। मैं मैच्योर ये वर्ड गारंटी के लिए लिख रहा हूं खास, बाकी सब फिगर्स तो जैसे के वैसे रहेंगे। गारंटी भाई साहब मैच्योर हो गई, 20 करोड़ की 20 करोड़ ही रही, 20 करोड़ डॉलर्स देने पड़ गए। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ये 90 करोड़ जैसा का वैसा रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ये मैच्योर हो गया कि भैया इक्विटी शेयर इन्वेस्ट करने पड़े, 20 करोड़ दे दिए, प्रेफरेंस शेयर्स करने पड़े, 40 करोड़ दे दिए, लोन देना पड़ा, 10 करोड़ दे दिए। चलो गारंटी भी मैच्योर हो गया, गारंटी जो दिया था वो भी मैच्योर हो गया, और 20 करोड़ देने पड़े, 90 करोड़ तक की तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर यह साला परफॉर्मेंस गारंटी जब मैच्योर हुआ ना, ये परफॉर्मेंस गारंटी, ये नालायक परफॉर्मेंस गारंटी, ये साला परफॉर्मेंस गारंटी मैच्योर हुआ ना, हमने तो काउंट करते वक्त इसको 50% ही काउंट किया था, 7 करोड़ ही काउंट किया था 14 करोड़ में से। पर जब मैच्योर हुआ नालायक तो पूरा 14 करोड़ मैच्योर होगा ना, आधा कैसे मैच्योर होगा परफॉर्मेंस गारंटी? मैच्योर होते वक्त पूरा 14 करोड़ मैच्योर हुआ। मतलब जब काउंट हमने भैया ओडीआई के लिमिट के लिए हमने काउंट 7 करोड़ किया था, पर जब देने की जरूरत पड़ी तो पूरे 14 करोड़ देने पड़ेंगे ना, गारंटी तो 14 करोड़ की है। मैंने समझो बाहर वालों को बोला कि अरे भैया गारंटी मैच्योर है, बाहर वाले बोले हाँ हाँ गारंटी मैच्योर हो गई। मैंने उनको बोला चलो फिर 7 करोड़ दे दूं, वो मेरे को बोलेंगे काय के 7 करोड़, तुमने 14 करोड़ की गारंटी दी है। मैं यहां से बोलूंगा अरे 7 करोड़ ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से आवाज है अबे तूने 14 करोड़ की गारंटी दी है। मैं यहां से बोलूंगा अरे पर ओडीआई में तो 50% ही है ना, तो ये बोलेंगे अबे ओडीआई तेरा प्रॉब्लम है, तेरी कंट्री है, तेरा प्रॉब्लम है, वो तू देखते रहे, तेरे से हमारा कोई लेन देन नहीं। हमको 14 करोड़ की गारंटी मिली है ना, जॉन डेयर को 14 करोड़ की गारंटी मिली है ना, तो हमको 14 करोड़ चाहिए। मैं बोला अरे पर अगर मैं 14 करोड़ रुपए पे करूंगा तो मैं $1 बिलियन के ऊपर चला जाऊंगा। ये बोलते हैं हमको उससे कोई लेना देना नहीं, तेरे का तू 7 करोड़ काउंट कर, 5 करोड़ काउंट कर, 10 करोड़ काउंट कर, 100 करोड़ काउंट कर, हमको 14 करोड़ की गारंटी मिले, हमको 14 करोड़ चाहिए। मैं बोला अरे पर मैंने काउंट करते वक्त तो 50% ही काउंट किया था, 7 करोड़ ही काउंट किया था मैंने, मैं कैसे 14 करोड़ दे दूं? बोल रहे वो हमको नहीं पता, तूने 14 करोड़ की गारंटी दी, 14 करोड़ चाहिए, 14 करोड़ की गारंटी दी, 14 करोड़ दे मेरे भाई। मैं बोला अरे 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 बट व्हाट, अरे सुनो, अरे कैसे दूं, मैंने 50% ही काउंट किया है। वो बोले नहीं हमको 14 करोड़ चाहिए। सामने वाला पर्सन मानेगा नहीं, आपको परफॉर्मेंस यहां पे परफॉर्मेंस गारंटी 14 की दी, 14 देना पड़ेगा। टोटल अमाउंट निकालो 104 बिलियन, 104 करोड़ डॉलर्स।
और ये 104 करोड़ डॉलर मैच्योर होके इज मोर देन 100 करोड़ डॉलर्स, इज मोर देन डॉलर 1 बिलियन। इसने 1 बिलियन की लिमिट पार कर दी। मतलब जब अप्रूवल लेने की ऑटोमेटिक रूट की बारी थी तो हमने 50% परफॉर्मेंस गारंटी काउंट करके ऑटोमेटिक रूट में कर दिया सब, और जब मैच्योर होने की बारी आई तो हमारा लिमिट 1 बिलियन के ऊपर चला गया, और ऑटोमेटिक रूट में तो 1 बिलियन ही अलाउड है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ये 50% परफॉर्मेंस गारंटी की वजह से क्या वाट लगी, समझ में आ रही है तुम्हें? मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तुमने काउंट करते वक्त ऑटोमेटिक रूट के लिए 50% परफॉर्मेंस गारंटी काउंट किया तो 7 करोड़ ही लिए। अरे बार मैच्योर होते वक्त 7 करोड़ थोड़ी मैच्योर होंगे, तो 14 करोड़ मैच्योर होंगे ना। तो तुम्हारे भैया 14 करोड़ यहां जीवन के अंदर मैच्योर हो गए। अभी अभी जब देने की बारी आ गई 14 करोड़, तो ये अमाउंट 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा जा रहा है। अब क्या करोगे? अब तो ऑटोमेटिक रूट में नहीं है ना वो। समझ में आ रहा है इशू क्या हो रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग इशू क्या हो रहा है? मुझे बताओ जरा कमेंट करके, इशू क्या हो रहा है, समझ आ रहा है? ज्यादा चिल्ला दिया, हे भगवान पानी। जोश जोश में ज्यादा चिल्ला दिया, शांति। इमीडिएटली हिट बैठ गया। इशू क्या हो रहा है समझ आ रहा है? सब जन बोलो मेरे को, 28 के 28 लोगों के आंसर चाहिए। इशू क्या हो रहा है समझ आ रहा है? इशू क्या हो रहा है? तो भैया आपका एक परफॉर्मेंस गारंटी मैच्योर हो गया और आपकी पूरी ऑटोमेटिक रूट की लिमिट टूट गई। और जब कभी भी ऐसा होगा, जब कभी भी ऐसा होगा कि परफॉर्मेंस गारंटी के मैच्योर होने की वजह से आरबीआई की लिमिट टूट जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में ऑटोमेटिक रूट की लिमिट टूट जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई ऑब्टेन कर लेना। प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई ऑब्टेन कर लेना फॉर दिस पेमेंट। अब बच्चे मेरे को यहां चंपत आया, चंपत मेरे को पूछता है, चंपत बोलता है सार सार। मैं बोला चंपत क्या हो गया? सर आपने सर बोला आरबीआई का परमिशन ले लेना ये 14 करोड़ पे करने के लिए। मैंने बोला हाँ चंपत 14 करोड़ के लिए आरबीआई का परमिशन लगेगा। सर अगर आरबीआई ने परमिशन नहीं दिया तो सर, तो मैं आपको मेंशन कर दूं, आज तक के 100% केसेस में, जितने मैंने देखे, 100% केसेस में आरबीआई ने परफॉर्मेंस गारंटी मैच्योर के लिए पैसा दिया है और अप्रूवल भी दिया है। अगर वो 50% के लिए ऑटोमेटिक रूट में अलाउ करता है तो आरबीआई को झक मार के परफॉर्मेंस गारंटी का अप्रूवल देना पड़ेगा। आज तक के 100, मैं 99 की भी बात नहीं कर रहा, 99.99 की भी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं 100% केसेस में जब परफॉर्मेंस गारंटी मैच्योर होके अगर 1 बिलियन के लिमिट के ऊपर जा रही है या लिमिट के ऊपर जा रही है विच एवर इज लोअर, तो आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। और इसीलिए उन्होंने हक से यहां पे लिखा है कि आरबीआई का अप्रूवल ले लो और परफॉर्मेंस गारंटी पे कर दो। इसलिए उन्होंने बोला है आरबीआई का अप्रूवल ले लो और परफॉर्मेंस गारंटी पे कर दो। क्लियर है सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखना, आरबीआई इसके लिए अप्रूवल देता ही है। और ये जो इक्वेशन है, ये जो मैंने कैलकुलेशन लिखे, ये कृपया लिख लो। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या? मुझे जरूर बोलना। चंदन बेटा इशू ये था, परफॉर्मेंस गारंटी का 50% काउंट करके हम ऑटोमेटिक रूट के अंदर थे। हमारा टोटल 97 करोड़ आ रहा था, जो 1 बिलियन डॉलर मतलब 100 करोड़ के नीचे था। चंदन अलग ही ट्रिप में घूम रहा है आज। आओ बेटा वापस आओ, ध्यान दो जरा। हम 1 बिलियन डॉलर के नीचे थे, 97 करोड़ डॉलर्स के अंदर थे, 1 बिलियन डॉलर से नीचे थे हम बेटा। क्लियर है? अब जब परफॉर्मेंस गारंटी 50% की जगह 100% मैच्योर हो गई, मैच्योर तो 100% हो गई ना, तो हमारा पेमेंट निकला 104 बिलियन डॉलर, जो 1 बिलियन के ऊपर है, तो हम ऑटोमेटिक रूट से तो बाहर आ गए ना पेमेंट करते वक्त। जब अप्रूवल, जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तब ऑटोमेटिक रूट में थे, जब हम गारंटी वगैरह दे रहे थे ऑटोमेटिक रूट में थे, पर जब पेमेंट करने की बारी आई हम ऑटोमेटिक रूट से बाहर आ गए। तो अब इसके लिए क्या करना? तो भैया आरबीआई का अप्रूवल लेना 14 करोड़ के लिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रूट के बाहर है। क्लियर है? ये इशू है चंदन। क्लियर?
लिखना हो जाए डन बोल दीजिएगा। डी परिणीता बराबर है बेटा एकदम। महिंद्रा ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया, इसलिए पूरा 14 करोड़ हमको देना पड़ा। ठीक है। स्नेहा अगेन सेम बात बेटा, मैंने इसके पहले ही बोला है, जितना एलआरएस में भी सेम बोला, सिर्फ जितना एक्सेस होगा उसके लिए अप्रूवल लेंगे या पूरे ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल लेंगे। ऐसा कभी करोगे क्या? नहीं नहीं 7 करोड़ का अप्रूवल ऑलरेडी है, आप बचे हुए 7 करोड़ का अप्रूवल दो। मैंने एलआरएस में भी सेम चीज बोली है बेटा स्नेहा, है ऐसा होगा कि नहीं ये एलआरएस के अंदर मैंने बोला था 2.5 लाख के ऊपर सिर्फ $2000 जा रहा है, आप सिर्फ 2000। ऐसे नहीं होता, जब आप जाते हो ट्रांजैक्शनल अप्रूवल लेते हो, थोड़ा सोच के। ये चीज ऑलरेडी डिस्कस की है अपन ने। Sure, done everybody? लिखना हो जाए डन कर दीजिएगा प्लीज। टी ब्रेक वगैरह नहीं है, टी ब्रेक वगैरह नहीं है आज के लेक्चर के अंदर, क्योंकि भाई ब्रेक वगैरह नहीं है। जब तक एनर्जी चल रही है पढ़ लो, ठीक है। गोली का असर है तब तक पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद में सीधा छुट्टी ही देना पड़ जाएगा जहां पे मैं थक गया, ठीक है। तो जहां तक दम पड़ रहा है मेरा पढ़ लो प्लीज कृपया। वैसे ही बैटरी इन्वर्टर के ऊपर लग चुकी है ऑलरेडी, तो जहां तक दम है पढ़ लो, ब्रेक वगैरह नहीं फिलहाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। ब्रेक लूंगा तो और मैं थोड़ा सुस्त हो जाऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, और मेरी इच्छा है कि मैं इसको ओडीआई को कंप्लीट करूं आज, इसलिए कृपया ब्रेक ना लीजिए। अच्छा हो गया सबका। अब हम जा रहे हैं बच्चों एक बहुत खूंखार चीज के ऊपर। मैं पहले ही मेंशन कर दूं, एक टेबल मेरे सामने रखा है सब चीजों का प्रॉपर कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। ये टेबल अगर आपको समझ में आ गया, और ये टेबल आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मतलब मैं खुद को ब्रैग नहीं कर रहा हूं, बट कहीं नहीं मिलने वाला, और इससे आपको ओडीआई का कैलकुलेशन बहुत प्यार से समझ में आएगा। ओवरऑल ओडीआई क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ बोर्ड के ऊपर कृपया ध्यान देना, ठीक है। बोर्ड के ऊपर कृपया ध्यान देना, सिर्फ ध्यान देते रहना बोर्ड के ऊपर, तो समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। मुंडी मुंडी शर्ट को स्ट्रेट बैठो। जो लोग बाद में क्वेरीज पूछते हैं इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, सर परफॉर्मेंस का क्या, वो और डबल ट्रिपल कॉन्सेंट्रेट करो। सब चीजें छोड़ दो। टेबल समझ में आ गया, ओडीआई कंप्लीट। टेबल समझ में नहीं आया, ओडीआई गया, ठीक है। ये टेबल जानबूझ के बना के रखा है जस्ट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। बड़े अच्छे से ध्यान देना, और ये वापस से समझाना काफी मुश्किल होगा, तो कंसंट्रेट करना पहले से ही बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है। पहले से बहुत ज्यादा बेहतर कंसंट्रेट करना तो समझ में आएगा। होल्ड, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, ठीक है। लेट्स गो। द टेबल इज अबाउट कि आपको अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट, इसमें से क्या लगना चाहिए, और ऑटोमेटिक रूट में ये आएगा या अप्रूवल रूट में आएगा, ये देखना है। पहला वाला कॉलम इज इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा वाला कॉलम कन्वर्टिबल, कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा वाला कॉलम लोन, चौथा वाला कॉलम गारंटी, पांचवा वाला कॉलम बैंक गारंटी, छठवां वाला कॉलम परफॉर्मेंस गारंटी। फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब पहले 5 कॉलम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, गारंटी, बैंक गारंटी, एंड 6 कॉलम का 50%, मतलब परफॉर्मेंस गारंटी का 50%। ये सब 7th कॉलम में टोटल आएगा, सबका 7th कॉलम में टोटल आएगा। 8th कॉलम नेटवर्थ इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ये मैं आपको खुद मेंशन करूंगा कितना आना चाहिए, ये मेरा डिफाइंड रहेगा। नाउ 400% ऑफ नेटवर्थ, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 8 मतलब 8th कॉलम,
400% ऑफ 8 मतलब 8 कॉलम का 400%। फिर 10th कॉलम में 9th कॉलम और $1 बिलियन विच एवर इज लोअर। बड़े अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, कंफ्यूज होना शुरू होगा बड़े अच्छे से, ठीक है। ना समझने आने वाले लोगों बड़े अच्छे से ध्यान देना। तो मैंने क्या किया, सभी फाइनेंशियल कमिटमेंट का टोटल किया, फिर नेटवर्थ निकाला, नेटवर्थ का 4 टाइम्स लिया, नेटवर्थ का 4 टाइम्स या $1 बिलियन विच एवर इज लोअर लिया, ठीक है। और उसके हिसाब से मैंने अब कंपेयर किया 7th कॉलम का टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट का और 10th कॉलम जो हमारा विच एवर इज लोअर है उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया रूट कौन सा लगेगा, ऑटोमेटिक अप्रूवल, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हुआ तो क्या, ठीक है। और फिर मैंने लिया 13th कॉलम, दैट इज आरबीआई अप्रूवल लगेगा। ईएस यहां पे लिखा गया है, इसको करेक्ट कर दीजिए, यहां लिखिएगा आरबीआई अप्रूवल लगेगा क्या। अगर परफॉर्मेंस गारंटी वगैरह ये हो गई तो आरबीआई अप्रूवल लगेगा क्या। और 14th कॉलम मैंने अभी ब्लैंक छोड़ा है, अगर कुछ लिखने की आपको जरूरत पड़े तो, ठीक है। 13 कॉलम में आरबीआई अप्रूवल, 14 कॉलम इज ब्लैंक, अगर आपको कुछ लिखना है तो। समझ में आने में समय लगेगा, कंसंट्रेशन कृपया बनाए रखें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉलम में इक्विटी शेयर 20 करोड़, प्रेफरेंस शेयर 30 करोड़ हो गया 50, लोन 15 करोड़ हो गया 65 65, ठीक है। 20 और 30 50 65, नॉर्मल गारंटी 5 मतलब 70, बैंक गारंटी 2 मतलब 72, परफॉर्मेंस गारंटी 6 करोड़ है तो इसका हाफ मतलब 3 करोड़, मतलब टोटल कितना आ रहा है 20 प्लस 30 50 प्लस 15 65 प्लस 5 70 प्लस 2 72 प्लस बैंक इसका परफॉर्मेंस गारंटी का हाफ मतलब 3, मतलब टोटल कितना आ रहा है दैट इज 75 करोड़। कितना करोड़ आ रहा है 75 करोड़। अब मैं नेटवर्थ समझो यहां पे आपको बोलूं, अगर 20 करोड़ की है, 20 करोड़ की नेटवर्थ मैंने क्यों ली, नियरली इक्विटी शेयर कैपिटल के आसपास से। सो मैंने अगर नेटवर्थ ले ली कितने की बोले एक बार, जो से 20 करोड़ की यहां नेटवर्थ है। लेट्स सो डिफाइंड है नेटवर्थ, ये कॉलम भी मैं बोल रहा हूं। अब 400% ऑफ नेटवर्थ मतलब 20 करोड़ का 400% मतलब 4 टाइम्स, तो भाई साहब आएगा 80 करोड़, ठीक है। सब फिगर डॉलर्स में, सब फिगर डॉलर्स में है तो टेंशन मत लेना, एवरी फिगर इज इन डॉलर, ठीक है। ये भी डॉलर में, 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 ये तो डॉलर में ही, ये भी डॉलर में, ये भी डॉलर में, ठीक है। ये डॉलर में है ही, ये रूट वाला है सॉरी, ठीक है। तो 80 करोड़ आ गया। नाउ 80 करोड़ और 100 करोड़ $1 बिलियन विच एवर इज लोअर, तो यहां आएगा 80 करोड़, ठीक है। रूट कौन सा, तो 80 करोड़ और 70 करोड़। अब देखो 400% ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ कितना था 20 करोड़, 20 करोड़ का 400% 80 करोड़ और $1 बिलियन विच एवर इज लोअर, मतलब 80 करोड़ हमारी लिमिट है। 80 करोड़ इज नॉट टोटल, 80 करोड़ लिमिट है और 75 करोड़ का फाइनेंशियल कमिटमेंट है ओडीआई का। ओडीआई का फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना है 75 करोड़, 80 करोड़ लिमिट है, 75 करोड़ का फाइनेंशियल कमिटमेंट है। रूट कौन सा जाएगा, तो ऑटोमेटिक रूट, इट इज ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, ऑटो रूट लगेगा। परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हो गई क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं हुई एग्जीक्यूट। क्या आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, नहीं लगेगा, ब्लैंक कॉलम की कोई जरूरत नहीं है। वापस एक बार मेंशन कर दूं, सबका मैंने टोटल किया, परफॉर्मेंस गारंटी का 50% लिया, टोटल 75 करोड़, फिर नेटवर्थ लिया 20 करोड़, 20 करोड़ का 4 टाइम्स 80 करोड़, क्योंकि हमको 400% लेना है और $1 बिलियन विच एवर इज लोअर, तो 80 करोड़ और $1 बिलियन विच एवर इज लोअर, तो सीधा मैंने 80 करोड़ ले लिया। 80 करोड़ इज अ लिमिट, यहां तक कि आप कुछ भी करोगे अप्रूवल रूट अलाउड है, 80 करोड़ तक के आपको अप्रूवल रूट अलाउड है। तो मेरा फाइनेंशियल कमिटमेंट तो 75 करोड़ ही है, तो 75 करोड़ इज ऑब्वियसली लेस देन 80 करोड़, तो मेरा ऑटोमेटिक रूट हो गया। क्लियर है। मैं जरूर एग्जांपल नंबर 2 पे 20 करोड़ प्लस 30 करोड़ 50 प्लस 15 65 प्लस 10 75 प्लस 15 90 प्लस 10 करोड़, 10 करोड़ का 50% लेना है, मतलब 95 करोड़ यहां आना चाहिए। दिस इज टोटल 95 करोड़। मेरा नेटवर्थ में यहां पे ले रहा हूं 20 करोड़ का, 400% ऑफ 20 करोड़ दैट इज 80 करोड़। सेम एग्जांपल 80 करोड़ और $1 बिलियन विच एवर इज लोअर, तो यहां क्या आएगा बच्चों 80 करोड़। आप आंसर देते चलिए, क्योंकि मैं देखता रहूंगा पर मेरा कंसंट्रेशन यहां पे रहेगा, पर आप आंसर देते चलिए। सो 80 करोड़ इज अ लिमिट फॉर ऑटोमेटिक रूट और मेरा फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना हो गया है 95 करोड़ का भाई साहब। तो क्या ऑटोमेटिक रूट लगेगा, नहीं, यहां अप्रूवल रूट लगेगा।
अप्रूवल रूट लगेगा केस नंबर 2 के अंदर, दिस केस नंबर 1, दिस केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर अप्रूवल रूट लगेगा क्योंकि आपकी लिमिट थी 80 करोड़ की और आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट करके रखा है 95 करोड़ का, अप्रूवल रूट लगेगा ओडीआई के लिए। परफॉर्मेंस गारंटी यहां एग्जीक्यूट कर रहा हूं क्या मैं? नहीं, फिलहाल मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं, जब आगे एग्जांपल्स आएंगे तो मैं करूंगा एग्जीक्यूट। क्या आरबीआई का अप्रूवल लगेगा? यस, आरबीआई का अप्रूवल आपको लगेगा, ठीक है, और आरबीआई का अप्रूवल आपको यहां पे लेना पड़ेगा फॉर अप्रूवल रूट। काय के लेना पड़ेगा? अप्रूवल रूट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। जा रहे हैं थर्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर, थर्ड वन, ठीक है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहना, ठीक है। 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 5 55, 55 प्लस 10 65, 65 प्लस 5 70 एंड 16 करोड़ परफॉर्मेंस गारंटी। 16 का 8, 70 प्लस 8 दैट इज टोटल कमिटमेंट आया है 78 करोड़ का फाइनेंशियल कमिटमेंट। नेटवर्थ अगर मैं समझो, नेटवर्थ यहां पे मैं सेम रख रहा हूं 20 करोड़ का, तो टोटल हो रहा है भैया 80 करोड़, 80 करोड़ और $1 बिलियन विच एवर इज लोअर, तो 80 करोड़। कौन सा रूट आएगा? ऑटोमेटिक रूट आएगा, अप्रूवल रूट आएगा? सब कमेंट करके मुझे बताइए, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, मैं राह देख रहा हूं, फटाफट कमेंट करके बताइए ऑटोमेटिक रूट या अप्रूवल रूट। 78 करोड़, 80 करोड़ लिमिट है, 78 करोड़ का फाइनेंशियल कमिटमेंट है, ऑटोमेटिक रूट या अप्रूवल रूट? 80 करोड़ का आपका भैया ये है लिमिट और 78 करोड़ का फाइनेंशियल कमिट है, ऑटोमेटिक रूट अप्रूवल रूट? सब जन बोलेंगे, सब जन, चंदन भी बोलेगा, नालायक चंदन बोलो, ऑटोमेटिक रूट अप्रूवल रूट? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। सो यहां लग गया भैया ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी, अब इस बार अब अगर मैं परफॉर्मेंस गारंटी को एग्जीक्यूट कर दूं, यस, मैंने लिखा परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूटेड, मैंने लिखा यस। अब सोचो 16 करोड़ में से 16 करोड़ में से 8 करोड़ यहां इंक्लूडेड है, 16 करोड़ में से 8 करोड़ इंक्लूडेड है। अब अगर 16 करोड़ पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 86 करोड़। ये टोटल कितना हो जाएगा? 86 करोड़। 78 का 86 हो जाएगा ना, 16 करोड़ अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा परफॉर्मेंस गारंटी, तो वही प्रॉब्लम जो अभी मैंने बताया था 104 करोड़ वाला। सो 78 करोड़ का हो जाएगा 86 करोड़, 86 करोड़ इज अबाउट अप्रूवल ऑटोमेटिक रूट। तो क्या आपको आरबीआई अप्रूवल लगेगा? यस, आपको यहां अप्रूवल लगेगा आरबीआई का, किसके लिए? परफॉर्मेंस गारंटी के लिए, ठीक है। सो परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हो गई, हमने आरबीआई का अप्रूवल लिया परफॉर्मेंस गारंटी के लिए, क्योंकि 16 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी पूरी एग्जीक्यूट हुई, 8 करोड़ 50% ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, 8 करोड़ ज्यादा है, 86 करोड़ का फाइनेंशियल कमिटमेंट हो गया, 80 के ऊपर 86 करोड़ पीजी परफॉर्मेंस गारंटी के लिए आरबीआई का अप्रूवल ले लो। समझ में आया सबको? समझ में आया? पक्का पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? सब जन कमेंट कीजिए कृपया, बहुत काम की चीज है। सब जन कृपया कमेंट कीजिए प्लीज, आई एम वेटिंग। एवरीबडी प्लीज। बहुत बढ़िया, शानदार, समझ में आया सबको? डायमंड क्लियर है? चलो तूफान, अगला वाला एग्जांपल, 20 करोड़ प्लस 30 करोड़ 50 प्लस 5 55 प्लस 10 65 प्लस 5 70 70 प्लस 8 अगेन 78 करोड़ का आ रहा है यहां पे, 78 सीआर बराबर है। अब मैं यहां पे बढ़ा रहा हूं नेटवर्थ 40 करोड़ तक, लेट्स से 40 करोड़ इज द नेटवर्थ। नाउ 4 टाइम्स ऑफ 40 करोड़ दैट इज 160 करोड़, 160 करोड़ और $1 बिलियन विच एवर इज लोअर, मतलब 160 करोड़ और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो मुझे लेना पड़ेगा 100 करोड़ बिकॉज विच एवर इज लोअर है ना। अब 100 करोड़ का लिमिट है, 78 करोड़ का कमिटमेंट है, रूट कौन सा आएगा सबको ऑलरेडी पता है, ऑटोमेटिक रूट। पीजी परफॉर्मेंस गारंटी में यहां पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा हूं। कोई आरबीआई का अप्रूवल लगेगा क्या? नहीं। तो यहां पे भैया हमने पहली बार, ऊपर के सभी ट्रांजैक्शन में हम 4 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ पे काम कर रहे थे। पहली बार हमने $1 बिलियन की लिमिट एक्सप्लॉइट की है, पहली बार $1 बिलियन की लिमिट एक्सप्लॉइट की है। पहले 3 केसेस में हम सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे पे ही चल रहे थे, अब हमने $1 बिलियन का लिमिट एक्सप्लॉइट किया है। अगले एग्जांपल में जाते हैं, 20 प्लस 30 55, 50 प्लस 55 प्लस 65 78 करोड़, ठीक है। नेटवर्थ में भाई साहब सेम रख रहा हूं 40 करोड़, तो यहां पे भी 160 करोड़ आएगा, यहां पे ऑब्वियसली 100 करोड़ आएगा, $1 बिलियन। सो 160 करोड़, ऊपर जैसा ही एग्जांपल सेम टू सेम, 160 करोड़ और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो 100 करोड़ आया।
रूट कौन सा लगने वाला है? तो अगेन बोल रहा हूं ऑटोमेटिक रूट, बिकॉज 78 करोड़ इज लेस देन 100 करोड़, तो ऑटोमेटिक रूट है। क्या परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट किया? मैंने बोला यस। अब यहां पे अगर परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हो भी जाएगा सॉरी, यहां पे अगर परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हो भी जाएगा तो 78 करोड़ का 86 करोड़ होगा। 78 करोड़ में से 16 करोड़ का है ना, 8 करोड़ इंक्लूडेड है, तो 78 करोड़ का 86 करोड़ होगा। 86 करोड़ भी तो 100 करोड़ के लिमिट में ही है। अरे भाई 86 करोड़ भी तो 100 करोड़ के लिमिट में ही है ना, सिंपल बात है ना। ऑटोमेटिक रूट में तो फिर भी आप हो, तो क्या यहां पे आरबीआई का अप्रूवल लगेगा? मैं बोलना चाहूंगा नहीं लगेगा, क्योंकि टोटल जो आपका कमिटमेंट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट, वो 86 करोड़ का ही है, विच इज फाइनेंशियल कमिटमेंट 86 करोड़ का ही है, विच इज लेस देन 100 करोड़, विच इज लेस देन 100 करोड़। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहना, ठीक है? बहुत बढ़िया, शानदार, सब जन खुश कर दिए। अगला वाला 20 प्लस 30 प्लस 15 हो गया 65 प्लस 10 75 प्लस 5 80 प्लस 20, 80 प्लस 20, ये मतलब 40 करोड़ का 50% लेना है, प्लस 20 मतलब भाई साहब हम पहुंच गए 100 करोड़ के कगार पे। और यहां पे नेटवर्थ 100 करोड़ के कगार पे पहुंच गए, नेटवर्थ हमारा 40 करोड़ है, मतलब ये आया 160 करोड़, ये आया अगेन 100 करोड़। 160 करोड़ और 100 करोड़ में से विच एवर इज लोअर, तो कितना आया बोलो एक बार जोर से बोलो, कितना आया? 100 करोड़। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ये सुनो। अब 100 करोड़ और 100 करोड़ मैच हो गया, अभी भी हम ऑटोमेटिक रूट में ही हैं, अभी भी हम ऑटोमेटिक रूट में है। अब मैं अगर बोलूं परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हो गया, यस, परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हो गया, यस, मुझे अगले 2 कॉलम का आंसर बताइए, आरबीआई का अप्रूवल लगेगा क्या और टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना हो रहा है, ये अब आप बोलोगे। आरबीआई का अप्रूवल लगेगा क्या और टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना है, ये आप बोलोगे। फटाफट बताइए। आरबीआई का अप्रूवल लगेगा क्या और टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना है, ये आप बताएंगे। यस, बहुत बढ़िया, शानदार, सब जन एकदम सही आंसर दे रहे हैं। आरबीआई का अप्रूवल लगेगा क्या? यस, बिकॉज टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट इज 120 करोड़, क्योंकि ये 100 करोड़ था, 100 करोड़ में 20 करोड़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऊपर से 20 करोड़ आ गए। क्लियर है? तो 120 करोड़ का हो गया, ठीक है? चलो अगला वाला, अब अगले 2 एग्जाम्पल आपने सॉल्व करना है, सिर्फ मैं नेटवर्थ बोलूंगा और परफॉर्मेंस गारंटी बोलूंगा। अगले इसमें नेटवर्थ 40 करोड़, अगले 2 एग्जाम्पल में, उसके अगले एग्जाम्पल में भी नेटवर्थ 40 करोड़ है, ठीक है? फिर उसके अगले एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हुई है क्या, तो मैं आंसर दे रहा हूं नो, और उसके अगले इसमें मैं आंसर दे रहा हूं यस, ठीक है? मैंने ये मेंशन करके रखा, ये आपके कॉलम में फिल करो और पूरे के पूरे दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है? केस नंबर में मेंशन कर दूं 4 5 6 7 8, 7 और 8 नंबर के केस का मुझे आंसर चाहिए, कमेंट के अंदर मेंशन करके रखना। गो फॉर इट, फास्ट, आप ही ने सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया, इधर आ रहा है 110, ठीक है? सॉल्व हो गया सबका? चलो बहुत बढ़िया, यहां फाइनेंशियल कमिटमेंट देख लो, 20 प्लस 30 50 65,
65 65 और 30 95 प्लस 5 105 105 प्लस 10 115 आ रहा है ये तो, क्या बोल रहे हो, 20 65 65 70 सॉरी 70 और सॉरी माई मिस्टेक वेरी सॉरी 50 65 95 100 110, हाँ 110 का कमिटमेंट है। नेटवर्थ आपका वही 160 का 160 करोड़, 100 का 100 करोड़ ही रहेगा। ये अप्रूवल रूट में घुस जाएगा बच्चों, ठीक है। आरबीआई अप्रूवल लगेगा क्या, यस, क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना है बोले एक बार, 110 करोड़, ठीक है। अगला वाला 20 30 50 या 95 तक वही पहुंच गया, प्लस 15 95 प्लस 15 मतलब 110 और 10 मतलब 120 का यहाँ पे कमिटमेंट जा रहा है भाई साहब, 120 करोड़ का कमिटमेंट जा रहा है। बहुत बढ़िया, 8 केस में शानदार जा रहे हैं सब जन। इधर कितना 160 करोड़ 100 अप्रूवल रूट में तो आप घुसे ही घुसे हो, ऊपर से परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हो गया। क्या आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, यस आरबीआई का अप्रूवल क्यों लगेगा, क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट परफॉर्मेंस गारंटी के साथ में 130 करोड़ का हो चुका है। क्लियर है सब। यहां पे आपका ओडीआई का मेन कैलकुलेशन खत्म होता है। मैं आपको एक मेंशन कर दूं, ये टेबल अगर आपने भैया सॉल्व कर लिया पूरा तो ओडीआई में आपको कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। ये एलिट लेवल हो गई, इससे भयंकर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। मैं चाहूंगा फटाफट इसको लिखना है तो कृपया दनादन लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। डन हो जाए, डन बोल देना। शानदार, जितने लोगों ने आंसर निकाला बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। 7th केस में 110 का कमिटमेंट है, 8th केस के अंदर 130 का कमिटमेंट है। लिख लीजिए फटाफट फटाफट, सॉरी। ओके, सवाल है 8th केस में आरबीआई का अप्रूवल 2 बार लगेगा क्या, क्योंकि 8th केस में आप अप्रूवल रूट में भी और परफॉर्मेंस गारंटी भी तोड़ रहा है, तो 2 केस में लगेगा क्या, नहीं। आपने एक बार अप्रूवल रूट के लिए अप्रूवल ले लिया तो अब अप्रूवल रूट में आप साथ में परफॉर्मेंस गारंटी भी मेंशन कर दो कि भाई गलती से परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हो गई तो 120 से 130 होगा। एनीवेज अप्रूवल रूट में घुस रहे हो तो 130 करोड़ का ही अप्रूवल लेके बाहर निकलो ना, ठीक है। अगर अप्रूवल ले ही रहे हो तो 130 करोड़ का अप्रूवल लेके बाहर निकलो ना, परफॉर्मेंस गारंटी इंक्लूड करके, तो एक ही बार आरबीआई का अप्रूवल काफी हो जाएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। इफ पीजी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो 50% भी क्यों आएगा टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर। सी बेटा गारंटी तो फिर अगर सी गारंटी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्यों आएगा, इट्स नॉट अबाउट दैट। फिर गारंटी तो बेटा नॉर्मल भी एग्जीक्यूट ना हो, बैंक गारंटी भी ना हो, जरूरी थोड़ी गारंटी हर बार एग्जीक्यूट हो। इट्स अबाउट फाइनेंशियल कमिटमेंट, ठीक है। आप कितना कमिट कर रहे हो, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कितना आ सकता है, उसके हिसाब से आपके रूट्स डिसाइड होते हैं। गवर्नमेंट फोर्स ही करता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, नॉर्मल लायबिलिटी, प्रोविजन शुड बी मेड। हम नॉर्मल प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से नॉर्मल डेट के लिए भी प्रोविजन बना के रखते हैं, ठीक है। तो अगर परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट नहीं होना है तो फिर बैंक गारंटी और नॉर्मल गारंटी भी एग्जीक्यूट नहीं होना है, फिर वो भी क्यों ले फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर। हाँ, इससे नहीं होता। यू हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर द थिंग्स विच कैन बी एन एक्सपेंडिचर। क्लियर है कंसेप्ट, ये गवर्नमेंट को चाहिए। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका, ओके। चलो डन, डन कर दीजिए फटाफट, हो गया है तो प्लीज, या लिखना है लिख लीजिए। साथ में एक बात सुन लेना, आज महाशिवरात्रि है तो बेसिकली मेरी ट्रीटमेंट जो चल रही है, थ्रोट का ट्रीटमेंट जो चल रहा है, उसके लिए मैं आउट स्टेशन जा रहा हूँ टुडे। आई गेस आई हैव टू गो टू मुंबई। मैंने जानबूझ के महाशिवरात्रि से लेके, बिकॉज आई थॉट दैट कि महाशिवरात्रि के दिन वैसे भी आपके घर पे भी फंक्शन होंगे। मेरे घर पे पूजा थी पर मेरे को पूजा छोड़ के मुंबई जाना पड़ेगा थ्रोट के चेकअप के लिए कि कुछ बेटर सोल्यूशन निकल सकता है क्या,
तो कल का लेक्चर मॉर्निंग में होगा नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कल के लेक्चर के बारे में मैं नोटिस आपको दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप के ऊपर बता दूंगा, सिर्फ कल का लेक्चर, बाकी तो अपन अब रेगुलर लेक्चर्स लेते ही रहेंगे। आई होप सो कि कल का लेक्चर लिया तो अपन पूरा लेक्चर लेंगे, या परसों के लेक्चर से एटलीस्ट पूरा लेना शुरू करेंगे। ये एक दिन मुझे अलाउ करना, अगर अच्छा कुछ सोल्यूशन निकलता है, एक अच्छा डॉक्टर मिले है तो अच्छा कुछ सोल्यूशन मिलता है तो अपन वहाँ जाके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो आई गेस कल के लेक्चर के वक्त मैं आपको मैसेज डालूंगा आज रात को कि क्या सिचुएशन है, तो जाके अपन कल का लेक्चर लेंगे। आज रात को 7-8 बजे तक मैसेज आ जाएगा सोने के पहले। हर बार गले का तकलीफ होता है, इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ है, नहीं तो हर बार 2-3 दिन में सॉल्व होता है, इस बार पता नहीं क्या हो गया है। तो और गले की तकलीफ की वजह से सर्दी भी कंटिन्यूस है और टेम्परेचर भी कंटिन्यूस है। अभी भी नियरली मेरे को 101 के आसपास बुखार हो गई होगा और वीकनेस तो है ही, ऑफकोर्स बुखार है तो इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए सोच रहे कि एक अच्छा कंसल्टेंट देख ले। नालायक चंदन, सब मेरे को दारू पीने की सलाह देते हैं ग्रुप के ऊपर, बहुत ही बेवड़े लोग हैं, सब दारू पीने की सलाह देते रहते हैं, ये पियो वो पियो, डॉक्टर ब्रांडी पियो, वाइन पियो, विस्की पियो, रम पियो। तुम्हारा बस चले कभी मैं तुमको मिल जाऊं ना गलती से, तुम मेरे को बेवड़ा बना के छोड़ दोगे। ये अंकित अलग ही घूम रहा है, दम मारो दम, दम मार भी लिया, एक हाथ दम भी मार लिया ना तो गायब भी हो जाऊंगा, क्लास एकदम ऑफ ही दे देना पड़ेगा परमानेंटली, दम मार लिया तो चलेगा। सो आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं गाइस, ठीक है, एनर्जी ड्रेन हो चुका है। सो आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं, ये 9th लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। लाइव स्ट्रीम वालों कल के लिए मैं मैसेज डालूंगा। जीडीपीडी वालों लेक्चर थोड़े से ये फेज में स्लो आ रहे होंगे, बिकॉज 5-6 दिन से मैं बहुत खतरनाक तरीके से बीमार हो गया था, गला चोक हो गया था, बट आगे आई होप सो कि आपको फटाफट लेक्चर्स मिलते रहेंगे। स्टिल हम हमारे ड्यू डेट के ऊपर है, 10 से 15 अप्रैल के बीच में हम फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, दिस दर्शन करे साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब बखैर, 10 विदानिया, अलविदा बेटा।